रुद्र प्रताप के मन में सबसे पहला विचार तभी आया जब उसने एक आंख वाला राजा शब्द सुना। उसकी सोच तुरंत मॉरिगन के पूर्व मास्टर की ओर गई, लेकिन दोनों के बीच कोई गहरा संबंध दिखाई नहीं दे रहा था। यह एक आंख वाला राजा ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि कोई गर्वीला और शक्तिशाली योद्धा जैसे मॉरिगन उसके अधीन सेवा करना चाहे। क्या आपने मेरा नाम सुना है? रुद्र प्रताप ने पूछा। इस विशाल अंडरवर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारी अभिजित विजय और विजेता की उपाधि को न जानता हो। अपने विचित्र रूप के विपरीत उसकी आवाज़ गरिमापूर्ण और मधुर थी। रुद्र प्रताप ने स्वतः ही बिना सोचे समझे सामान्य स्वर में उत्तर दिया, यह मेरे लिए अच्छी खबर जैसी नहीं लग रही। अंडरवर्ल्ड में प्रसिद्ध होना यह भी अर्थ रखता था कि नागा किला अब और अधिक शत्रुओं के लिए खुला हुआ था। किले की तीव्र वृद्धि का एक कारण यह भी था कि रुद्र प्रताप ने यथासंभव अपनी उपस्थिति को छुपाए रखा था। अब भविष्य में ऐसा करना और कठिन हो जाएगा। बिता हुआ दूध रोने से क्या फायदा? रुद्र प्रताप ने सोचा और सीधे मुद्दे पर आया। ऐसा लगता है कि आप सचमुच मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, क्या मैं गलत हूँ? प्रारंभ में वह मान चुका था कि मोल्ज़ार्क ने उसे सब कुछ इसलिए बता दिया क्योंकि नोबल की महिमा के प्रभाव में था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर यह सब कुछ शायद पूर्व योजना का हिस्सा ही था। इसके अलावा कौन सा भूल भुलैया मास्टर अपनी आगमन की प्रतीक्षा करता है? केवल इतना ही नहीं, मोल्ज़ार्क ने जानबूझकर डर प्रभाव के अधीन होने का नाटक किया ताकि रुद्र प्रताप को फंसाया जा सके। यदि यह सब पहले से योजना नहीं थी तो यह असंभव था कि वह सीधे रुद्र प्रताप जैसे खतरनाक प्राणी को अपने मास्टर की भूल भुलैया तक ले जाए। उसका गोलाकार शरीर ऊपर नीचे झूलता हुआ सिर हिलाने के समान प्रतीत हुआ, जिससे रुद्र प्रताप की शंका की पुष्टि हुई। उसने स्पष्ट किया, मोल्ज़ार्क ने मुझे सूचित किया कि सामान्य व्यापारियों के समूह के साथ ही अभिजित कमांडर भी उनके बीच था। उसी क्षण मुझे पता चल गया कि अभिजित कमांडर अंडरवर्ल्ड और सतह दोनों का है, और इसीलिए आप मुझसे मिलने आए। धत्तेरी की ये सारी सावधानियां व्यर्थ गईं। रुद्र प्रताप असमंजस में था। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए जो मेहनत की थी वह हंसी के साथ इतनी आसानी से उजागर हो गई। तो फिर आप मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे? उसने सीधे मुद्दे पर सवाल किया, लेकिन जवाब के बजाय उसने अपना सवाल पूछा, क्या ये वही कारण नहीं है जिसकी वजह से तुम मुझे ढूंढने आए? रुद्र प्रताप अनायास ही उस अप्रत्याशित उत्तर की ओर उठकर देखने लगा। उसका शरीर मुख्यतः एक विशाल आंख से बना था, पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह हंस रहा हो। नामुमकिन, रुद्र प्रताप ने शब्दों को अधूरा छोड़ दिया। जिस शक को उसने पहले खारिज कर दिया था वह पुनः प्रबल संभावना बन गया। उसने केवल अपनी पुष्टि की और पूछा, मेरी प्यारी छोटी कौवा कैसी है? अगर आप मॉरिगन की बात कर रहे हैं तो वह काफ़ी अच्छे समय का आनंद ले रही है। तो ये सच था। ये हंसने योग्य प्राणी जो खुद को एक आंख वाला राजा कहता था, निश्चित रूप से उस एक आंख वाले लॉर्ड से संबंधित था जिसने प्राचीन भूल भुलैया पर शासन किया था। अन्यथा वह मॉरिगन के बारे में कैसे पूछ सकता था? हालांकि रुद्र प्रताप इस बात से सहमत नहीं था कि उसने उसे प्यारी छोटी कौवा कहा। अब चलिए उस विषय पर आते हैं जिसके लिए हम वास्तव में यहाँ हैं, उसने कहा। नहीं, उससे पहले एक बात स्पष्ट करनी है। क्या आप वही प्राचीन भूल भुलैया मास्टर हैं, एक आंख वाले लॉर्ड? रुद्र प्रताप गंभीर चेहरे के साथ पूछता है। उसने शरीर को झटका देते हुए उत्तर दिया, ये कैसे संभव है? मैं केवल उनके अंतिम क्षणों में बिखरे अनेक टुकड़ों में से एक हूँ। मैं केवल उनका एक विनम्र अंश हूँ। मैं कैसे अपने आप को उनके समान समझ सकता हूँ? उनका एक अंश? आपका मतलब है कि आपके जैसे और भी कई हैं? रुद्र प्रताप ने पूछा। उसने उत्तर नहीं दिया, लेकिन इसे समझने के लिए उत्तर की आवश्यकता नहीं थी कि वास्तव में अंडरवर्ल्ड में उस जैसे कई और प्राणी बिखरे हुए हैं। ब्लैक मर्चेंट्स पागल हो जाएंगे अगर उन्हें इसके बारे में पता चलेगा, रुद्र प्रताप ने धीमे स्वर में कहा। उसने सहानुभूति व्यक्त करते हुए कराहना किया। अब क्या हम काम की बात पर आ सकते हैं? तुम्हारे पास और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। गार्डियन जल्द ही कार्रवाई करेंगे। उसने रुद्र प्रताप के उत्तर का इंतजार किए बिना अपनी व्याख्या जारी रखी। रुद्र प्रताप उसकी भूल भुलैया से लौटकर भी संतोष नहीं पा सके। सतह और अंडरवर्ल्ड के बीच लगातार चल रहे संघर्ष भूत और वर्तमान दोनों में उनके मन को शांति नहीं दे रहे थे। उनकी साधारण इच्छा केवल 11वीं तल पर युद्ध के पीछे का सत्य जानना थी, लेकिन अब यह इच्छा बहुत बड़ी समस्या में बदल चुकी थी। उन्होंने जितनी जानकारी इकट्ठी की वह सभी महत्वपूर्ण साबित हुई, जिससे उनकी उलझन और बढ़ गई। सौभाग्य से उन्होंने अपनी मिशन से कई लाभ भी प्राप्त किए। एक, उन्होंने उस प्राचीन भूल भुलैया मास्टर के वंशज के साथ गठबंधन स्थापित किया और गहरे तल तक सीधे पहुंचने वाले गुप्त मार्ग तक पहुंच बनाई। उस पर भरोसा करना भविष्य की चुनौती थी, लेकिन अब रुद्र प्रताप के पास भविष्य में इस्तेमाल के लिए एक अतिरिक्त मार्ग था और यह उसके लिए स्पष्ट रूप से विजय थी। इसके अलावा अब उसके पास सॉन्ग जोंगचुल को नियंत्रित करने का एक साधन भी था। उससे प्राप्त जानकारी युद्ध के समाप्त होने से पहले छोड़े गए भूल भुलैया बच्चों के बारे में,
इसका उद्देश्य और अब तक उनके कार्य सभी उपयोगी ज्ञान था। लेकिन इसके बावजूद रुद्र प्रताप जल्दबाजी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने एक अप्रत्याशित और शक्तिशाली शत्रु की खोज की थी। अंडरवर्ल्ड केवल सुरंगों का नेटवर्क नहीं है, ये स्वयं एक अलग दुनिया है, सतह से पूरी तरह भिन्न। लेकिन यहाँ कोई है जिसने इस दुनिया को तहस नहस कर दिया है। वह हमारा शत्रु है। और वह कौन है? वह पाखंडी जिसने अपने 9 सहयोगियों को धोखा दिया। अंडरवर्ल्ड की सबसे गहरी तल का राजा, अंडरवर्ल्ड का एकमात्र सच्चा राजा, अमर राजा, वही हमारा शत्रु है। धीरे धीरे रुद्र प्रताप के लिए अपने भूल भुलैया लौटने का समय आ गया। अभी भी कई कार्य शेष थे, लेकिन सतह पर जाने का एकमात्र उद्देश्य गहरे तल के बारे में जानकारी प्राप्त करना था, जो उसने अब तक हासिल कर ली थी। अब जब उसके पास उस जैसा शक्तिशाली सहयोगी था, सतह पर समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी। उसने एक पोर्टल खोला और नागा किले में लौट आया। लेकिन जैसे ही वह पोर्टल पार कर रहा था, कोई अचानक उसके बाहों में गिर पड़ा। डोमिनिक, रुद्र प्रताप ने आश्चर्य से पूछा। डोमिनिक ने अपना सुंदर चेहरा उठाया, लंबे काले बाल झूलते हुए। मास्टर, उसने खुशी और अकेलेपन के मिश्रित भाव के साथ कहा। उसकी गहरी बैंगनी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। डोमिनिक के अंधविश्वासी स्नेह के जवाब में रुद्र प्रताप मुस्कुराया और उसे शुभकामना दी। तो अब ये पूरी तरह तैयार है? हाँ, ये सब मास्टर की वजह से है। उसने रुद्र प्रताप की बाहों से खुद को अलग किया और घूमते हुए दिखाया। और जैसे ही वह गर्व से घूम रही थी, रुद्र प्रताप ने देखा कि उसकी पूंछ अब 2 लंबे पतले पैरों में बदल गई है। पैर? रुद्र प्रताप चौंकते हुए बोला। डोमिनिक ने मास्टर की प्रतिक्रिया पर और भी चमकते हुए मुस्कान दी। मैंने पहले भी कहा था, कुछ विशिष्ट नागाओं को ही यह सम्मान मिलता है कि वे मास्टर के रूप को अपना सकें। रुद्र प्रताप ने याद किया कि डोमिनिक ने पहले बताया था कि सबसे उच्च सम्मानित नागा ही 2 पैरों पर चलने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। उस समय वह इसे समझ नहीं पाया था, लेकिन अब उसने इसे समझ लिया। यह इसलिए था क्योंकि नागा राजा उनके दृष्टिकोण में सर्वोत्तम रूप का प्रतीक था, और नागा राजा का रूप ग्रहण करना उनके लिए सबसे बड़ी लालसा थी। राजा के सलाहकार हीरो ग्रेट डोमिनिक विकसित हो गई। डोमिनिक अब राजा की पूर्ण उपशासन और सलाहकार है। व्यवस्थापक की गरिमा और उत्तराधिकारी का अधिकार और राजा के प्रति उसकी निष्ठा और सेवा कार्य अब पूर्णता के करीब हैं। डोमिनिक अब नागा नोबल के सबसे निकट प्राणी है, लेकिन पूर्ण नहीं। वह अपने दिनों को साधारण नागा के रूप में बिताएगी और केवल गहरी रात में अपने मानव रूप में संक्षिप्त रूप से प्रकट होगी। रुद्र प्रताप ने संदेश पढ़ते हुए उत्साह व्यक्त किया। डोमिनिक बिना विचलित हुए खुशी के भाव से उसे देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में यह संकेत था कि वह और कुछ चाहती थी, जिससे रुद्र प्रताप घबराने लगा। शायद 2 पैरों पर चलने की आदत न होने के कारण डोमिनिक असंतुलित हो गई और गिरने लगी। रुद्र प्रताप तुरंत आगे बढ़ा और उसे गिरने से ठीक पहले पकड़ लिया। हे, उसकी मासूम हंसी उसके बुद्धिमान और चुनौतीपूर्ण व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग थी। उसने माफी मांगते हुए कहा, मैं अभी भी इस आदत की आदी नहीं हूँ। समय के साथ आदत पड़ जाएगी, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। डोमिनिक ने थोड़ी दूरी बनाए रखी। मैं सभी को सूचित कर दूंगी कि मास्टर लौट आए हैं। सभी मास्टर का इंतजार कर रहे हैं। उसने मास्टर कक्ष से निकलते हुए कहा, लेकिन उसका चलना अब अस्थिर नहीं लग रहा था। शायद मैं मूर्ख बन गया। रुद्र प्रताप ने सोचा, ये स्पष्ट था कि वह केवल दिखावा कर रही थी, लेकिन उसे यह पसंद भी आया। रुद्र प्रताप ने किले में लौटकर तुरंत अपने अधीनस्थों को जो कुछ उसने सीखा था वह साझा किया। मॉरिगन थोड़ी हतप्रभ हुई, ये जानकर कि उसका पूर्व मास्टर का एक अंश अभी भी जीवित था। मास्टर को धोखा देने की कोशिश कर रही हो क्या? मास्टर के सामने इतना आत्मविश्वास कैसे? एंजेला ने मॉरिगन की ओर झुंझलाते हुए कहा। लगता है कि उसके रवैये में समस्या है, डोमिनिक ने कहा। सामान्यतः क्रोधित न होने वाली डोमिनिक भी अपने सहयोगी के अस्वच्छ व्यवहार से असंतुष्ट दिखी। सदैव वफादार क्वांस और बाकी नागा भी अलग नहीं थे। शिष्ट व्यवहार रखो, क्वांस गरजते हुए बोला। मॉरिगन ने विलंब से क्षमा मांगी और घुटनों के बल झुक गई। मेरे अतीत के संबंध का उल्लेख सुनकर मैं क्षणिक रूप से विचलित हुई, कृपया मुझे क्षमा करें। फिर भी वह भ्रमित नजर आए। आमतौर पर दृढ़ और गर्वीली कौवा के इस झटके को देखकर रुद्र प्रताप के मन में मिश्रित भाव उठे। उसे ऐसा लगा जैसे उसका अधिकार छीन लिया गया हो, इसलिए उसने अपनी असंतोष व्यक्त किया। मॉरिगन, यह मत भूलो कि अब तुम्हारा मास्टर कौन है। मॉरिगन ने खींच जताते हुए गुर्राया, फिर भी सिर झुकाकर माफी मांगी। मैं आखिरी बार दोहराऊंगा, अपना रवैया सुधारो। यहाँ मौजूद हर एक प्राणी मेरे जीवन के लिए भरोसेमंद है, लेकिन यदि तुम ऐसा जारी रखोगी तो तुम्हें ये स्थान खोना पड़ सकता है। ब्लैक मर्चेंट्स पहले कह चुके थे कि कोई नहीं जानता कि गार्डियन वास्तव में कैसे दिखते हैं। इसलिए उसकी कहानी दूसरों को बताने के लिए रुद्र प्रताप ने अपने भरोसेमंद अधीनस्थों को एक जगह इकट्ठा किया। मैं ध्यान रखूंगी। युद्धभूमि की गर्वीली और शक्तिशाली कौवा पहले ही 3 बार माफी मांग चुकी थी।
उसकी सामान्य अहंकारी स्वभाव की तुलना में ये दृश्य अद्भुत था। अंततः मॉरिगन ने खुद को संभाला और खड़ी हो गई। उसका चेहरा कठोर था, जैसे वह सुनने के लिए तैयार हो। रुद्र प्रताप ने अपनी जीभ क्लिक की और अपनी व्याख्या जारी रखी। उसने अपने अधीनस्थों को उस द्वारा बताई गई जानकारी और सतह से प्राप्त सूचनाएं सुनाईं। अचानक डोमिनिक ने प्रश्न पूछा, तो गहरे तल में युद्ध का कारण? रुद्र प्रताप ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, विभाजित अंडरवर्ल्ड शायद पुनः एकीकृत होने की दिशा में बढ़ रहा है। इसका मतलब? डोमिनिक पूरा वाक्य खत्म नहीं कर सकी। रुद्र प्रताप ने उसे पूरा किया, युद्ध और भी भयानक होगा और अंततः ये 9वीं तल तक पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउट टेल्स को। हम फिलहाल 10वीं तल पर होने वाले आक्रमण को स्थगित कर रहे हैं। ये निर्णय रुद्र प्रताप के लिए किसी भी तरह आसान नहीं था, क्योंकि वह अंडरवर्ल्ड के और गहरे हिस्सों में प्रवेश करने और 11वीं तल के युद्ध में भाग लेने के लिए लगातार सुराग और जानकारी इकट्ठा कर रहा था। लेकिन यदि उसकी कही हुई बातें पूरी तरह सत्य हैं, तो अभी, जब हालात और भी गर्म होने वाले हैं, इसमें शामिल होना लगभग आत्मघाती मिशन साबित हो सकता था। डोमिनिक ने उसकी सोच से सहमति जताई, क्योंकि उसने सामने की सीमाओं के विस्तार के कारण होने वाली सुरक्षा संबंधी कठिनाइयों को स्पष्ट किया। फिर भी, उसके चेहरे पर अभी भी उस जानकारी की विश्वसनीयता को लेकर संदेह झलक रहा था। आखिरकार, ये कैसे संभव था कि भूल भुलैया के मास्टर जैसे उसने पहले ही महसूस कर लिया कि गहरे तल के युद्ध का प्रभाव अंडरवर्ल्ड के अन्य हिस्सों तक फैलने वाला है? जब डोमिनिक ने उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, तो रुद्र प्रताप ने दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया, मुझे इसे मानना ही होगा। आखिरकार, यह उस्ट्स और उनके टुकड़ों ने ही इस पूरे परिदृश्य को बनाया है। आश्चर्यजनक रूप से, एक आंख वाले लॉर्ड के टुकड़े एक पुराने युग में लौटने की तैयारी कर रहे थे। यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ था कि वे अपने योजनाओं को कैसे सफल बनाएंगे, लेकिन हाल ही में 11वीं तल के युद्ध ने सिद्ध कर दिया कि वे इसे सफलतापूर्वक लागू कर रहे हैं। अब सवाल ये था कि अंडरवर्ल्ड का पुनः एकीकरण कब शुरू होगा। सभी 9वीं तल के भूल भुलैया मास्टर्स को सूचित करें। हम पूरे भूल भुलैया नेटवर्क को युद्ध की तैयारी में परिवर्तित कर रहे हैं ताकि आगामी संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। और यदि पुनः एकीकरण नहीं हुआ? एंजेला ने प्रश्न किया। रुद्र प्रताप ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, तो हम अपनी सेनाओं का उपयोग करके 10वीं तल पर आक्रमण करेंगे। 9वीं तल की पूरी तैयारी युद्ध की दृष्टि से जोरों पर थी। सभी भूल भुलैया मास्टर इस विचार से काम रहे थे कि उन्हें अपने भूल भुलैया को कोर की स्तर वृद्धि के साथ साथ अपनी सेनाओं का विस्तार करना होगा। इस प्रक्रिया में 9वीं तल पर मौजूद सभी जंगली प्राणी लगभग समाप्त हो गए। ब्लैक मर्चेंट यदि उपस्थित होते तो निश्चित रूप से वे बड़ी हलचल मचाते, लेकिन 11वीं तल के युद्ध की खबरों के बाद उन्होंने पूरी तरह 9वीं तल पर अपनी उपस्थिति देना बंद कर दिया। रुद्र प्रताप को ये जानने की जिज्ञासा थी कि ब्लैक मर्चेंट अब क्या कर रहा है, लेकिन उसे पता लगाने का कोई साधन नहीं था। इसलिए उसने ब्लैक मर्चेंट और 11वीं तल के काउंट्स को अपने दिमाग से बाहर रखा और पूरी तरह युद्ध की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया। क्या हम वास्तव में युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? उथर ने अचानक युद्ध की खबर सुनते ही स्थिर होकर कहा। कुछ ही समय बाद उसने अपने लालची स्लाइम्स को 9वीं तल के हर हिस्से में फैलाना शुरू कर दिया। शुरू में अपनी सेनाओं का विस्तार करना उसकी योजना में शामिल नहीं था। फिर भी, हर अंडरवर्ल्ड प्राणी के पास जीवित रहने का अपना अनूठा तरीका होता है, और उथर ने स्पष्ट रूप से अपनी जिंदगी का दांव अच्छी खुफिया और निगरानी पर लगाया। और यद्यपि वह रुद्र प्रताप के हाथों भारी नुकसान झेल चुका था और मजबूर होकर उसका नायक बन गया था, रुद्र प्रताप ने उसके कार्यों में किसी प्रकार का खतरा नहीं देखा और उसे अपनी चाल चलने दिया। लालची स्लाइम्स जल्द ही अंडरवर्ल्ड में फैल गए, और हाल ही में काफी बड़े हो चुके उथर का शरीर फिर से दुबला पतला हो गया। अगर कुछ भी होता है तो हमारे पास पहले से मौजूद दुश्मनों से ज्यादा नए दुश्मन मत बनाओ, रुद्र प्रताप ने उथर के परिवर्तित शरीर की ओर देखते हुए कहा। उथर ने उत्तर में सिर हिलाया। हाँ, मैं खुद भी बेहद सतर्क हूँ। पतला जियो और लंबा जियो, यही मेरा सिद्धांत है। उसने जोर से हाथ बनाए और उन्हें आपस में रगड़ा। रुद्र प्रताप हंस पड़े। मैं तुम्हें अतिरिक्त खुफिया जानकारी के लिए ही पूछने वाला था। पिछले युद्धों के विपरीत, जब मार्ग लगभग तय थे, अब हम नहीं जानते कि कब या कहाँ युद्ध होगा। इसलिए अब तुम्हारी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। इसके बाद रुद्र प्रताप ने उथर को 3 समन स्टोन और एक उच्चतम ग्रेड डाउन जेम दिए, जिन्हें उसने तुरंत निगल लिया। रुद्र प्रताप ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी, क्योंकि उथर ने बिना किसी हिचकिचाहट के संसाधनों का उपयोग अपने अधीनस्थों या भूल भुलैया में करने का निर्णय लिया। वे मेरे दास हो सकते हैं, परंतु वे सभी मेरे अंग हैं। मुझे पहले मजबूत होना होगा ताकि मेरे अधीनस्थ भी मजबूत बन सकें, उथर ने स्पष्ट किया। यह एक बहाना जैसा प्रतीत हुआ, लेकिन रुद्र प्रताप ने उसे अपने प्रारंभिक योजना से 2 अतिरिक्त समन स्टोन दे दिए। उथर को लालची नजरों से समन स्टोन खाते देखकर रुद्र प्रताप अचानक परजीवी की याद में पड़ गया। शुरुआती दिनों में वह सोचता था कि परजीवी के बिना भूल भुलैया कैसे चलाई जा सकती है,
लेकिन अब जब उसकी शक्तियां काफी बढ़ गई हैं, अधिकांश समय वह परजीवी की उपस्थिति को भूल ही जाता, सिवाय इसके कि कुछ पता करने के लिए। क्या बात है? उथर ने पूछा। कुछ नहीं, ध्यान मत दो, अगर कुछ होता है तुरंत मुझे सूचित करना, मैं तुम्हें सीधे मेरे पास पोर्टल खोलने की अनुमति दूंगा। यह एक जोखिमपूर्ण कदम था कि भूल भुलैया कोर से सीधे जुड़े पोर्टल को खुला रखना, लेकिन रुद्र प्रताप जानता था कि उथर जैसे लालची प्राणी की हिम्मत इतनी नहीं होगी कि वह धोखा दे। उथर स्वयं ये जानता था कि अब तक उसके द्वारा रुद्र प्रताप के पास रहने से कितने फायदे मिले हैं और वह इस लाभ के स्रोत को खतरे में नहीं डालना चाहेगा। मैं उथर राजा के विश्वास के बदले अपनी जान समर्पित करता हूँ, उथर ने भव्य स्वर में कहा और उसका शरीर कांप उठा। एक बात निश्चित थी, उथर बिना किसी संदेह के अपने नवीनतम लाभों के बारे में बाकी भूल भुलैया मास्टर्स को बताना शुरू कर देगा। उथर, जो गलती से अपने मास्टर की शक्तियों को अपनी समझता है, के लिए यह पूरी तरह अनुमानित था। रुद्र प्रताप ने उथर की ओर एक आखिरी बार देखा और फिर अन्य भूल भुलैयाओं की प्रगति की जांच के लिए निकल पड़ा। सामान्यतः जो भूल भुलैया लंबे समय से उसके अधीन थीं, वे युद्ध की तैयारियों में अधिक सक्रिय थीं। जो भूल भुलैयाएं बाद में जुड़ी थीं, उनमें शामिल होने में स्पष्ट झिझक दिखाई दे रही थी। अंततः रुद्र प्रताप ने उन असहयोगी भूल भुलैयाओं को अपनी सेना से पूरी तरह बाहर कर दिया। वे कमजोर और असंगठित भूल भुलैयाएं किसी भी तरह उपयोगी नहीं हो सकती थीं। यदि ये केवल शक्ति की परीक्षा होती तो शायद वे कुछ उद्देश्य पूर्ति कर सकती, लेकिन बुद्धिमत्ता की परीक्षा में वे कमजोरी का कारण बन सकती थीं और अंततः उसका कमजोर बिंदु बन सकती थीं। इसलिए उसने असत्यनिष्ठ भूल भुलैयाओं को अपनी सैन्य शक्ति से बाहर रखा। युद्ध के दिन उन्हें निश्चित रूप से अपनी मूर्खता का पछतावा होगा। केवल 9वीं तल की अन्य भूल भुलैयाएं ही युद्ध की तैयारी में व्यस्त नहीं थीं। नागा किला स्वयं भी पहले से कहीं अधिक व्यस्त था। 11वीं तल के काउंट्स की ताकत इसी कड़ी मेहनत का कारण थी। अब जब मैं सोचता हूँ, हमने कभी अगले युद्ध की तैयारी रोक ही नहीं की, डोमिनिक ने कहा। शुरुआत में उन्हें जंगली प्राणियों के आक्रमण की तैयारी करनी पड़ी, फिर बेसिलिस्क राजा के युद्ध की, और उसके बाद नागा किला हमेशा किसी न किसी युद्ध के केंद्र में रहा। अब तक पहुंचने पर रुद्र प्रताप को चिंता की कोई बात नहीं थी। असल में नागा अपनी बेचैनी के बजाय इस तैयारी का आनंद ले रहे थे। सभी नागा अपने मास्टर से मिलते जुलते हैं, डोमिनिक ने कहा। क्या मैं सच में इतना युद्धप्रिय हूँ? रुद्र प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जब उसने गौर किया, उसने हमेशा युद्ध को किसी भी सह-अस्तित्व पर प्राथमिकता दी थी। उसने इस सोच पर हल्की हंसी दी। ऐसा प्रतीत होता था कि अंडरवर्ल्ड ड्यूक के हाथों उसके पहले के दुख ने उसे बिना जाने प्रभावित किया था। यही कारण था कि वह हमेशा संघर्ष को प्राथमिकता देता था। लेकिन उसने अब तक किसी भी निर्णय पर पछतावा नहीं किया। वह केवल उस उग्रता को फिर से प्राप्त कर रहा था जिसे उसने सतह पर भागते समय खो दिया था। वैसे मॉरिगन अभी क्या कर रही है? उसने पूछा। वह हर दिन गहरी सोच में रहती है। वह पहले ही कठिन पड़ी जाने वाली थी, लेकिन हाल ही में यह और भी बढ़ गई है। मैंने किसी को उस पर नज़र रखने भेजा है ताकि सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहें, डोमिनिक ने उत्तर दिया। शायद मॉरिगन की उत्पत्ति के कारण डोमिनिक उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही थी। रुद्र प्रताप ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी, ये सोचकर कि चतुर होया लगातार मॉरिगन पर 24 घंटे नजर रख रहा था। उसने कहा, होया को वापस बुलाओ, मैं मॉरिगन से व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा। मॉरिगन निस्संदेह नागा किले की सबसे शक्तिशाली प्राणी थी। उसे इस स्थिति में देखकर रुद्र प्रताप को अस्वस्थता महसूस हुई। मास्टर, डोमिनिक ने कहा, मैं सुन रहा हूँ। कृपया मॉरिगन और हाइमडाल पर पूर्ण भरोसा न करें। प्राचीन लॉर्ड्स के बारे में हमारे पास जो ज्ञान है वह उनकी वास्तविकता से बहुत कम है। हम ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि उनका अपने पूर्व मास्टरों के साथ क्या संबंध था। डोमिनिक के शब्द रुद्र प्रताप के लिए पहले से ही ज्ञात थे। वह निश्चित रूप से नहीं जान सकता था कि क्या ये दोनों समन पहले कभी समान मास्टर सेवक संबंध में थे। यदि प्राचीन लॉर्ड्स ने पहले अपने भूल भुलैयाओं और अधीनस्थों को किसी अलग प्रणाली के तहत नियंत्रित किया था, तो वर्तमान प्रणाली के माध्यम से उन्हें नियंत्रित करना निश्चित नहीं था। रुद्र प्रताप ने बातचीत को संक्षिप्त करते हुए मॉरिगन की तलाश में निकल पड़ा। मेरे राजा, आमतौर पर अहंकारी मॉरिगन असामान्य रूप से शांत और आरक्षित थी। क्या तुम इतनी सोच में खो गई कि मेरी उपस्थिति तक नहीं देखी? रुद्र प्रताप ने पूछा। मैं बस ये सोच रही हूं कि मेरे पुराने मास्टर के टुकड़े अब भी मौजूद हैं। मॉरिगन ने ईमानदारी से अपनी बात कही। यही वह युद्धभूमि की कौवा थी जिसे रुद्र प्रताप जानता था। ये देखकर रुद्र प्रताप ने अंततः निर्णय ले लिया। मॉरिगन वास्तव में इतनी आकर्षक थी कि वह उसे उसके पुराने मास्टर के पास लौटाना चाहता था। उसने कहा, मॉरिगन। हाँ, उसने संक्षेप में उत्तर दिया। मॉरिगन के छोटे और कठोर उत्तर हमेशा क्वांस को चिढ़ाते थे, लेकिन इसके विपरीत ये रुद्र प्रताप के निर्णय पर केवल विश्वास को मजबूत करता था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है? मॉरिगन का चेहरा कठोर हो गया, सोचते हुए कि उसका चतुर मास्टर फिर कोई चाल चलने वाला है। क्या तुम अपने पुराने मास्टर को याद करती हो?
रुद्र प्रताप ने पूछा। जैसा कि अपेक्षित था, ईमानदार मॉरिगन तुरंत उत्तर नहीं दे सकी। अब तक रुद्र प्रताप में मिश्रित भाव थे, लेकिन अब वह शांत और एकाग्र था। उसने जान लिया कि गर्वीली मॉरिगन ऐसे किसी विषय पर झूठ नहीं बोलेगी। तुम मुझसे ईमानदार हो सकती हो, मैं तुम्हें दंडित करने नहीं आया हूं, उसने जोड़ा। रुद्र प्रताप के शब्दों के बावजूद मॉरिगन अपने उत्तर पर सोचती रही। आखिरकार पुराने मास्टर के बारे में नए मास्टर के सामने बात करना कभी आसान नहीं होता। इस बात को जानते हुए रुद्र प्रताप ने मॉरिगन पर दबाव डाला। अंततः वह अपनी भावनाओं को दबा नहीं सकी और सत्य स्वीकार किया। मेरा पुराना मास्टर ही था जिसने मुझे योद्धा का गर्व सिखाया। रुद्र प्रताप ने उसके छोटे उत्तर पर मुस्कान दी और अगला प्रश्न किया, यदि मौका मिले क्या तुम लौटोगी? तुम क्या? मॉरिगन स्तब्ध रह गई। उसने ये प्रश्न कभी अनुमानित नहीं किया था। जैसा मैंने कहा, यदि तुम्हें अपने पुराने मास्टर के पास लौटने का अवसर मिले, क्या तुम लौटोगी? मॉरिगन की दृष्टि गहरी हो गई। वह अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसने सख्ती से सोचा कि उसके चतुर मास्टर का वास्तविक उद्देश्य क्या हो सकता है। भले ही वह अपने पूर्व रूप का केवल एक अंश ही क्यों न हो, क्या तुम फिर भी लौटोगी? मॉरिगन ने उस सरल प्रश्न पर लंबा विचार किया और अंततः बोली, सब्सक्राइब करो हेवनली डाउ टेल्स को, मैं वापस नहीं जाऊंगी। यह उत्तर बिल्कुल अप्रत्याशित था। रुद्र प्रताप ने उम्मीद की थी कि अगर विकल्प दिया जाए तो मॉरिगन अपने पुराने मास्टर के पास लौटने का चुनाव करेगी। आखिरकार उसका ये बुरा स्वभाव था कि वह हमेशा अपने गौरवशाली अतीत की बातें करती रहती थी। लेकिन इस बार उसने रुद्र प्रताप की अपेक्षाओं को पूरी तरह तोड़ दिया और किले में ही बने रहने का निर्णय लिया। उसके मन में रची गई पूरी योजना एक क्षण में धुएं की तरह उड़ गई। अब उसके पास केवल एक ही सवाल था, ऐसा क्यों? क्या तुम अपने पुराने मास्टर को याद नहीं करती? मेरे पुराने मास्टर ने मुझे केवल योद्धा होने का गर्व सिखाया। इतना कह लीजिए कि मेरे भावनाएं मेरे पुराने मास्टर के प्रति वैसी नहीं हैं जैसी मेरी माता पिता के प्रति होती हैं। मॉरिगन ने जवाब दिया। आह, रुद्र प्रताप ने सोचा, वह ये सब अब तक कैसे नहीं समझ पाया। मॉरिगन ने हमेशा उसे एक अडिग दृष्टि से देखा था, और इस समय उसके चेहरे का भाव ऐसा था जैसे वह उसे उसकी निष्ठा पर परखने के लिए डांट रही हो। और जिसे मैं मास्टर के रूप में जानता हूँ, वह एक अत्यंत दृढ़ संकल्पित प्राणी है, जो किसी भी चीज़ को कभी अपने वश से जाने नहीं देता, भले ही पार्थेनॉन जैसी धमकी हो। मैं कभी यह नहीं सोच सकती थी कि वह मुझे जाने देने के बारे में विचार करेगा, मॉरिगन ने अतिरिक्त रूप से कहा। रुद्र प्रताप एक महत्वपूर्ण तथ्य भूल गए थे। मॉरिगन केवल एक क्रूर योद्धा ही नहीं थी, बल्कि वह एक बेहद कुशल रणनीतिकार भी थी। जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा, उसने इस तथ्य को और भी अधिक पुष्ट किया। दरअसल रुद्र प्रताप को कभी भी उसे जाने देने की इच्छा नहीं थी। उसने ये संवेदनशील प्रश्न केवल एक जाल बिछाने के लिए पूछा था, ताकि उसकी निष्ठा को और अधिक मजबूत किया जा सके। लेकिन मॉरिगन ने न केवल उसके मन की पूरी पढ़ाई कर ली थी, बल्कि उसने शुरू से ही यह ठान लिया था कि वह रुद्र प्रताप के साथ अंत तक रहेगी। वह ये तय कर चुकी थी कि यदि वह कभी जाने में असमर्थ रही तो कम से कम अपनी गरिमा की रक्षा करेगी। और वैसे भी इस ओर से लड़ना अधिक मज़ेदार लगता है, मॉरिगन ने गर्व से अपनी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। रुद्र प्रताप ने अनायास ही एक छोटा सा विस्मय व्यक्त किया। युद्ध प्रसन्न कौवे की इस मोहक और उन्मत्त अभिव्यक्ति में कुछ ऐसा था जो आसपास के सभी लोगों को थका देता था। इसलिए उसने जल्दी ही अपने असफल प्रयासों की चिंता छोड़ दी। मुझे कुछ रोमांचक अनुभव दिलाओ, चाहे मुझे किसी भी युद्धभूमि में तैनात किया जाए, मैं उसे पूरी तरह अनुभव करूंगी। अंततः रुद्र प्रताप ने मॉरिगन की इच्छाओं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और वहां से निकल पड़े। वह जान चुके थे कि यदि वे और अधिक समय तक वहीं रहते तो उनकी मानसिकता भी मॉरिगन की संक्रामक उन्मत्तता से प्रभावित हो जाएगी। वह डोमिनिक के पास लौटे और बोले, चलो मान लेते हैं कि मॉरिगन पर हमारी निगरानी कभी नहीं हुई। उसने तय कर लिया है कि वह हमारे साथ रहेगी, लेकिन तुम उसके शब्दों पर कैसे भरोसा कर सकते हो? डोमिनिक विरोध करने लगी, लेकिन रुद्र प्रताप की एक नज़र ने उसे पूरी तरह शांत कर दिया। हालांकि हाइमडाल पर निगरानी जारी रखो, हमें यह नहीं पता कि वह क्या सोच रहा है, रुद्र प्रताप ने जोड़ते हुए कहा। मॉरिगन के विपरीत हाइमडाल यदि अवसर मिला तो भूल भुलैया छोड़ देगा। इसलिए रुद्र प्रताप ने उस और एक आंख वाले लॉर्ड के टुकड़ों के चारों ओर कहानी को नियंत्रित करने का निर्णय लिया। रुद्र प्रताप के इस कदम के कारण हाइमडाल को यह नहीं पता था कि उसके आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है। वह केवल दिन ब दिन खाली अंधकार में अपनी दृष्टि घुमाता रहा। जब उन्होंने अधिकांश लंबित कार्यों को लगभग पूरा कर लिया तो रुद्र प्रताप सिंहासन पर बैठ गए, हाथों में समन स्टोन और डाउन जेम्स की गठरी थामे हुए। उन्होंने उथर को स्टोन्स निगलते हुए देखकर परजीवी की याद ताज़ा की। इस परजीवी ने कभी ब्लड लेपर्ड का हृदय खा लिया था, और रुद्र प्रताप को पूर्ण विश्वास था कि यह डाउन जेम्स और समन स्टोन के मामले में भी अलग प्रतिक्रिया नहीं देगा। परजीवी को अपग्रेड करना निश्चित रूप से मास्टर के लिए बड़ी मदद होगी, डोमिनिक ने उन्हें देखते हुए कहा।
वह भी इस बात में आशावादी थी कि डाउन जेम्स और समन स्टोन खिलाकर परजीवी को पोषित करने से अपग्रेड संभव होगा। आखिरकार अब तक परजीवी की क्षमताएं इतनी पर्याप्त थीं कि डाउन जेम्स का उपयोग करने की आवश्यकता को सही ठहराया जा सके। लेकिन फिर भी ये प्राणी एक कृमि है, इसलिए ये कुछ हद तक बेकार लगता है, रुद्र प्रताप ने कहा। उनका शरीर उस समय कांप उठा जब उन्होंने याद किया कि परजीवी उनकी हथेली के पीछे रेंगता हुआ उनके हाथ में घुसा था। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डाउन जेम कसकर बंद किया। परजीवी ने मिडिल ग्रेड डाउन जेम खा लिया है। परजीवी ने मिडिल ग्रेड डाउन जेम में संचित सभी ऊर्जा को खींच लिया। परिणामस्वरूप डाउन जेम सामान्य पत्थर में परिवर्तित हो गया। परजीवी ने उपभोग से संतोष व्यक्त किया। हालांकि परजीवी द्वारा खपत की गई ऊर्जा विकास के लिए अपर्याप्त है। ब्लड लेपर्ड के हृदय की खपत के बाद मिडिल ग्रेड डाउन जेम से प्राप्त ऊर्जा परजीवी के लिए असंतोषजनक रही। परजीवी के विकास के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डाउन जेम की आवश्यकता है। जैसा कि अपेक्षित था, रुद्र प्रताप ने पहले ही नहीं सोचा था कि केवल एक मिडिल ग्रेड डाउन जेम से परजीवी विकसित होगा। उन्होंने अपनी गठरी से एक एक कर डाउन जेम खिलाना शुरू किया और अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। परजीवी ने मिडिल ग्रेड डाउन जेम खा लिया। परजीवी ने मिडिल ग्रेड डाउन जेम में संचित सभी ऊर्जा को खींच लिया। परिणामस्वरूप डाउन जेम सामान्य पत्थर में परिवर्तित हो गया। परजीवी ने उपभोग से संतोष व्यक्त किया। परजीवी के विकास के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डाउन जेम की आवश्यकता है। परजीवी अभी संतुष्ट नहीं है। एक एक करके सभी मिडिल ग्रेड डाउन जेम समाप्त हो गए। रुद्र प्रताप ने उच्च ग्रेड डाउन जेम खिलाना शुरू किया, लेकिन परजीवी अभी भी संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखकर रुद्र प्रताप सोच में पड़ गए कि यह कब विकसित होगा। सच में ये लालची प्राणी है, रुद्र प्रताप ने खुद से हंसते हुए कहा। अब तक उच्च ग्रेड डाउन जेम भी पूरी तरह समाप्त हो गए और रुद्र प्रताप के पास केवल सर्वोच्च ग्रेड डाउन जेम और समन स्टोन बचे थे। 9वीं तल की शक्ति बढ़ाने के लिए अब तक इस्तेमाल किए गए डाउन जेम की मात्रा अकल्पनीय हो चुकी थी। अनातोलियस से प्राप्त युद्ध निधि और युद्ध की लूट पहले ही समाप्त हो चुकी थी, इसलिए नागा किला अब उतना समृद्ध नहीं था। रुद्र प्रताप ने तय किया कि वह सर्वोच्च ग्रेड डाउन जेम या समन स्टोन में से किसे प्रयोग करें और अंततः उन्होंने समन स्टोन को चुना। परजीवी ने समन स्टोन खा लिया। परजीवी ने समन स्टोन में संचित सभी ऊर्जा को खींच लिया। परिणामस्वरूप समन स्टोन सामान्य पत्थर में परिवर्तित हो गया। परजीवी ने अपने पहले स्वाद पर अत्यंत संतोष व्यक्त किया। परजीवी के शरीर में छोटे दृश्य बदलाव दिखाई देने लगे। परजीवी का विकास शीघ्र ही पूरा होगा। ये लगभग एक बड़ा दांव जैसा महसूस हो रहा था। रुद्र प्रताप ने महसूस किया कि परजीवी में अब तक की गई उनकी निवेश की भावना शायद किसी निराश जुआरी के समान है। मन में भारी सोच के साथ उन्होंने अपनी बाईं ओर देखा और पाया कि उनकी हथेली का पिछला भाग किसी कारण से खुजली कर रहा था। इसे एक संकेत मानते हुए उन्होंने शेष सभी समन स्टोन परजीवी को खिलाए। और जैसे ही परजीवी ने आखिरी समन स्टोन भी निगल लिया, उसके शरीर में बड़े बदलाव दिखाई देने लगे। परजीवी ने समन स्टोन खा लिया। परजीवी ने समन स्टोन में संचित सभी ऊर्जा को खींच लिया। परिणामस्वरूप समन स्टोन सामान्य पत्थर में परिवर्तित हो गया। परजीवी ने उपभोग से संतोष व्यक्त किया। परजीवी ने अपनी सहनशक्ति से अधिक ऊर्जा उपभोग की। पूर्ण वृद्धि के लिए अब यह मेटामॉर्फोसिस में प्रवेश कर गया है। परजीवी के मेटामॉर्फोसिस के पूरा होने तक आप गाइडेंस और डेविल साइट क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सकते। कैमोफ्लाज क्षमता, जो स्टेल्थ क्षमता की आधारशिला है, अस्थायी रूप से निष्क्रिय है। स्टेल्थ क्षमता भी निष्क्रिय है। रुद्र प्रताप संदेशों के समय पर अधिक खुश नहीं हो सकते थे। यदि परजीवी इतना भारी निवेश करने के बावजूद विकसित नहीं होता, तो उनके पास केवल बहुमूल्य सर्वोच्च ग्रेड डाउन जेम का प्रयोग करने का विकल्प बचता। उन्होंने निवेश की लागत के बारे में ज्यादा चिंता नहीं की, बल्कि वह युद्ध की तैयारियों के कारण किले की परिस्थितियों को लेकर चिंतित थे। इसलिए उन्होंने इस विकास को देखकर उत्साहित होकर खुशी जताई। मास्टर, अंततः परजीवी ने विकास शुरू कर दिया है। रुद्र प्रताप ने विजयी मुद्रा में हवा में मुट्ठी मारी, जबकि डोमिनिक हैरान चेहरे के साथ उन्हें देख रही थी। रुद्र प्रताप उस समय बिल्कुल भी स्थिति का आकलन करने की स्थिति में नहीं थे। उनके सामने जो संदेश स्क्रीन पर प्रकट हो रहे थे, उन्हें देखने की शक्ति तक उनके पास नहीं थी। उनका पूरा ध्यान केवल अपने बाएं हाथ के पिछले हिस्से में हो रहे असाधारण और अमानवीय दर्द को सहने में लगा हुआ था। आमतौर पर रुद्र प्रताप किसी भी दर्द पर आंख तक नहीं झपकाते थे, लेकिन ये दर्द किसी अन्य स्तर का था। उनके पूरे शरीर पर अचानक ठंडी पसीने की बौछारें उतर आई थीं और वे दर्द से कराह रहे थे। मास्टर, डोमिनिक ने देर से ही रुद्र प्रताप के चेहरे पर दर्द का पता लगाया और एक भयानक चीख निकाल दी। आंगेला घबराकर तुरंत उनके पास आकर लिपट गई। पुजारी को बुलाओ। नहीं, आप हीलिंग स्पेल्स भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? आंगेला, जिसकी पहले से ही पीली हुई चेहरा और भी फीका पड़ गया था, हड़बड़ाकर चीखती हुई डोमिनिक को पकड़कर जोर से झटकने लगी। आंगेला की इस हस्तक्षेप की वजह से डोमिनिक की उंगलियों में हल्की सी चमक, जो अभी अभी इकट्ठी हो रही थी, बिखर गई।
सावधान रहो, एक जगह खड़े रहो। डोमिनिक की हमेशा शांत और संयमित आवाज़ गायब हो गई थी और अब उसमें तीव्रता झलक रही थी। आंगेला डरकर पीछे हट गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए रुद्रप्रताप से चिपक गई। मैं स्थिर रहूंगी, तो आप कुछ कीजिए। मैं जानती हूँ, तो अब चुप रहो। डोमिनिक ने जल्दी से आंगेला को चुप कराया और अपनी पूरी शक्ति केंद्रित करते हुए उस क्षेत्र को खोजने लगी जहां रुद्रप्रताप को सबसे अधिक दर्द हो रहा था। अपने नए पद किंग्स एडवाइजर में मिली हीलिंग क्षमताओं का उपयोग करते हुए उसने रुद्रप्रताप के बाएं हाथ को पूरी तरह अपने हीलिंग ऊर्जा में लपेट दिया। जैसे जैसे प्रकाश तेज होता गया, रुद्रप्रताप का कराहना धीरे धीरे कम होने लगा। उर्गह, जितना प्रकाश तेज था उतना ही प्रभाव भी महसूस हो रहा था और डोमिनिक आखिरकार थोड़ी राहत महसूस कर सकी। मास्टर, अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। रुद्रप्रताप ने दोनों महिलाओं की ओर धीरे धीरे सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, जिन्होंने एक ही स्वर में अपनी चिंता व्यक्त की थी। यह अचानक क्यों हुआ? परजीवी, इसका विकास पूर्ण हो गया है। रुद्रप्रताप ने अंततः होश में आते हुए अपने सामने प्रकट हो रहे संदेशों को पढ़ा। परजीवी ने अपना मेटामॉर्फोसिस पूरा कर लिया है और अब ये परजीवी रानी बन चुका है। परजीवी ने विशेष क्षमता प्रजनन प्राप्त कर ली है। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउ टेल्स को। परजीवी अब विशेष परिस्थितियों में परजीवी कार्यकर्ताओं को उत्पन्न कर सकता है। ये कार्यकर्ता अपने रानी से 12 घंटे से अधिक दूरी पर होने पर मर जाएंगे। परजीवी कार्यकर्ता केवल अपनी रानी की आज्ञा का पालन करेंगे। जो परजीवी केवल अपनी जीवित रहने की प्रवृत्ति पर जीवित था, वह अब निम्न ग्रेड की कीट नहीं रहा। मेटामॉर्फोसिस के माध्यम से परजीवी ने अपना पूर्ण रूप प्राप्त कर लिया है। परिवर्तन बहुत गहन होने के बावजूद परजीवी में बाहरी तौर पर ज्यादा बदलाव दिखाई नहीं दे रहा था। शायद असली बदलाव तभी स्पष्ट होंगे जब यह अपने परजीवी कार्यकर्ताओं को उत्पन्न करेगा। लेकिन रुद्रप्रताप को नहीं पता था कि उन बदलावों को उत्पन्न करने के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होगी। इसलिए उन्होंने इस मामले को अगले दिन के लिए टाल दिया और जल्द ही परजीवी को भूल गए। आखिरकार उनके पास कई और भी महत्वपूर्ण कार्य थे जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। उन्होंने अपने ध्यान को उन महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित किया। 11वीं तल की स्थिति को बेहतर समझने के लिए उन्हें उस्तुस की सहायता की आवश्यकता थी। उस्तुस की भूल भुलैया के माध्यम से लंबी दूरी के गुप्त और चुपचाप काम करने वाले रेंजर्स और उथर के ग्रीड स्लाइम्स को 11वीं तल पर भेजा गया। फिर रुद्रप्रताप ने रिक्शाशा को खोजने के लिए एक खोज दल का गठन किया, जिससे उनका संपर्क पहले टूट चुका था। हमारी भूल भुलैया इतनी भीड़भाड़ वाली कब हो गई? रुद्रप्रताप ने अपने भूल भुलैया के चारों ओर देखा और अचानक महसूस किया कि इसकी जनसंख्या उनके ध्यान में आए बिना ही विस्फोटक रूप से बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि अफवाह फैल गई है कि इस भूल भुलैया में बीस्ट फोक का शोषण या अत्याचार नहीं किया जाता। अन्य भूल भुलैयाओं में बीस्ट फोक को जंगली प्राणियों से भी बदतर तरीके से व्यवहार किया जाता है। डोमिनिक ने कहा, उर्गह, मुझे ये तय करना मुश्किल है कि यह अच्छी बात है या बुरी। रुद्रप्रताप ने कहा, यह अच्छी बात होती यदि सभी बीस्ट फोक हत्या में हो या जितने कुशल होते या नामहीन बिल्ली जैसे आज्ञाकारी होते, लेकिन रुद्रप्रताप जानते थे कि यह केवल एक सपना था। वास्तव में कई घटनाएं हुई थीं, जैसे कि जब लायकान ने भी बेसिलिस्क किंग से लड़ाई के लिए हायर होने के बाद भागना ही बेहतर समझा था। इसलिए रुद्रप्रताप का किसी भी बीस्ट फोक से कोई विशेष लगाव नहीं था। फिर भी ये अपनी जगह उपयोगी हो सकते हैं, इसलिए उन्हें थोड़े समय के लिए अकेला छोड़ देना बुरा नहीं होगा। यदि वास्तव में ये बेकार साबित होते हैं तो उन्हें आसानी से बाहर किया जा सकता है। डोमिनिक ने बिना झिझक कहा। क्योंकि वह एक गर्वीली नागा और किंग्स एडवाइजर थी, इसलिए बीस्ट फोक की कार्यक्षमता से असंतोष होना स्वाभाविक था। कम से कम एक तो उपयोगी होना चाहिए, यही प्रार्थना करनी पड़ेगी। अन्यथा ये या तो जंगली प्राणियों के भोजन बनेंगे या भूल भुलैया के मालिकों और मनुष्यों के लिए दास बन जाएंगे। इसलिए ये स्वाभाविक था कि वे नागा किले में जीवित रहने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे भी इन्हें इस तरह बेतरतीब ढंग से स्वीकार करना ठीक नहीं है। जितने ज़्यादा यहाँ होंगे उतने ही कम अन्य भूल भुलैया मालिकों के काम आएंगे। आंगेला ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, खैर, कम से कम 9वीं तल पर अब कोई ऐसा नहीं बचा जो मास्टर के साथ अपनी शिकायत करने की हिम्मत कर सके। 10वीं और 11वीं तल के प्राणी अब 9वीं तल से बेवजह नहीं उलझेंगे और 8वीं तल के लिए भी यही नियम लागू होगा। डोमिनिक ने कहा, लेकिन उसके चेहरे की अभिव्यक्ति के अनुसार उसका आत्मविश्वास दमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अन्य भूल भुलैयाओं को चुनौती दे रही हो कि वे किले की ताकत को रोकने की कोशिश करें। जैसे ही डोमिनिक ने विस्तारित सेना की ताकत पर भरोसा करते हुए उत्सुकता में मुस्कान दिखाई, आंगेला सिर हिलाती रही। पहले वह ऐसी नहीं थी, लेकिन अब उसने आपसे युद्ध का जज्बा ले लिया है, मास्टर। पहले वह शांत और विनम्र थी, लेकिन अब वह युद्ध प्रेमी बन गई है। युद्ध हमारे किले को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छे पोषक हैं, है ना? डोमिनिक ने आंगेला की टिप्पणी को अनदेखा करते हुए कहा, हमारे किले में बीस्ट फोक का सही इस्तेमाल करके हम एक अफवाह फैला सकते हैं। अब जब पूरी 9वीं तल मास्टर के अधिकार में है, तो उनका सही उपयोग करके वे मास्टर की आंख और कान बन सकते हैं।
हमेशा की तरह उसके शब्द केवल उसके मास्टर के हित में थे। जैसे ही तीनों ने किले में बढ़ती बीस्ट फोक संख्या को देखा और उनके उपयोग पर चर्चा की, भूलभुलैया अचानक शोरगुल से गूंज उठी। मास्टर, रिक्शाशा को खोजने के लिए भेजे गए रेंजर्स लौट आए हैं, क्वांस ने घोषणा की। रुद्र प्रताप ने ऊपर देखा, लेकिन उनका चेहरा भयभीत होकर जम गया। रेंजर्स पूरी तरह से लथपथ और खून से लथपथ लौट आए थे। यहाँ से तुरंत निकलो, रिक्शाशा ने कमजोर आवाज में आदेश दिया। लेकिन नागा रेंजर्स ने थके हुए चेहरे के साथ उसे देखा और उसके आदेश को मानने से इनकार कर दिया। ये तुम्हारे मरने के लिए कोई जगह नहीं है, रिक्शाशा ने कहा और पीछे से उन्हें धक्का दिया। अगर यहाँ और भी बलिदान होते तो वह वास्तव में अपने मास्टर के सामने खड़े होने के लिए अपनी शेष शान का आखिरी टुकड़ा भी खो देती। अगर तुम्हें इतना चिंता है तो जल्दी जाओ और मास्टर को इस स्थिति की सूचना दो, उसने कहा। केवल इस एक मिशन की वजह से नागा रेंजर्स अंततः आगे बढ़े और अंधकार के साथ विलीन हो गए। कि जैसे ही वे युद्धभूमि से बचकर निकलने लगे, आधे नागा रेंजर्स स्ट्राइप्ड वास्प्स की संवेदनशील शक्ति द्वारा पकड़े गए और बीच में फटकर बिखर गए, लेकिन अन्य आधे सुरक्षित रूप से अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहे। हाय नायाब, रिक्शाशा ने खुद से कहा। वह निश्चित थी कि अतीत में अगर वही स्थिति होती तो उसका भी वही भाग्य होता जो पकड़े गए और मारे गए नागा रेंजर्स का हुआ। अपने मास्टर से मिलने और अपनी शान को पुनः प्राप्त करने से पहले वह उनसे किसी भी मायने में भिन्न नहीं थी, लेकिन अब वह एक अलग अस्तित्व बन चुकी थी। रिक्शाशा का रूप छाया में घुल गया और एक पल में दो वास्प्स, जो अभी अभी उसके बगल में अंडरएल्व्स को चीर रहे थे, अचानक टुकड़ों में बिखर गए। लड़ो, वह मांस और खून के बिखरे हुए मैदान में प्रकट हुई, अपने ही जाति के शरीर को उठाया और दोहराया, लड़ो। किसी तरह उसने वास्प का एक अंग तोड़ लिया था और उसे खंजर की तरह पकड़े हुए थी। एक कदम आगे बढ़ाकर वह छाया से बाहर आए, वही आदेश दोहराती रही। लेकिन उसका जातिकर्मी डर के कारण अभी भी जमे हुए थे और एक इंच भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, रिक्शाशा ने कहा। उसके जातिकर्मी ने उसका दूसरा मुक्त हाथ पकड़ लिया। वह नीचे झुककर उन्हें देखती रही और आह भरी, हाँ। अपने शब्दों को समझ न पाने के कारण वह अभी भी कांपता रहा, आंखें फटी हुई थीं। उसके बगल में एक युवा अंडरएल्फ का शरीर पड़ा था, जो ठंडी और कठोर जमीन पर लोटा हुआ था। उसके मुंह से खून बह रहा था और उसका शरीर उस छोटे से चिड़िया की तरह सिकुड़ गया था जिसे किसी ने मारा हो। और उसके सीने में वही वास्प का अंग धंसा था जो कुछ ही क्षण पहले रिक्शाशा के हाथ में था। जीवन बचे हुए युवा अंडरएल्फ ने अपने मृत जातिकर्मियों को देखकर पीला पड़ गया। रिक्शाशा ने फिर से दोहराया, लड़ो। लेकिन फिर भी वह युवा उसे नहीं सुनता और उसे भी उसके साथी की तरह सीने में छुरा घोंप दिया गया। रिक्शाशा ने अपने जातिकर्मियों के शवों को कड़वाहट भरी नजरों से देखा और फिर गलियारे में दौड़ते हुए आगे बढ़ी। अंडरएल्फ रनर के रूप में अपने विकास के कारण मिली तेजी ने उसे शिकारियों से आसानी से आगे बढ़ने में सक्षम बना दिया। रुको, उसने अपने ब्लेड को घुमाते हुए आगे बढ़ते हुए चिल्लाया। उसके आगे भाग रहे एक अंडरएल्फ ने चीख लगाई क्योंकि उसका एक हाथ कट गया था। रिक्शाशा ने क्रोध में कहा, लड़ो। अगर तुम लड़ने वाले नहीं हो तो तुम्हारा जीने का कोई हक नहीं है। मैं यहीं तुम्हारी नीरस जाने समाप्त कर दूंगी। एक ऐसा कबीला जो कभी पशुओं की तरह वश में था और अपनी संतानों की देखभाल करने की भी हिम्मत खो चुका था, उसे अंडरवर्ल्ड से मिटा देना ही बेहतर था। यही रिक्शाशा का वास्तविक विश्वास था। इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने जातिकर्मियों की अंतहीन लहरों को बेरहमी से काटना जारी रखा, जैसे ही वे युद्ध से भागने का प्रयास कर रहे थे। कार्ग, त तुम क्या कर रही हो? अन्य अंडरएल्फ चिल्लाए और रिक्शाशा की अचानक बागीगिरी पर विरोध जताया, लेकिन किसी में भी लड़ने की हिम्मत नहीं थी। अंडरएल्फ अब अपने पहले के गौरव का केवल एक दुखी प्रतिबिंब रह गए थे, जो सिर्फ अस्तित्व के लिए संतुष्ट थे और जिनमें जीवित रहने की प्रवृत्ति भी गायब हो चुकी थी। रिक्शाशा का कोई इरादा नहीं था कि वह ऐसे कमजोर लोगों को अपने मास्टर के सामने पेश करे। उसके मास्टर को सक्षम योद्धाओं और जासूसों की आवश्यकता थी, न कि इन निरर्थक और निकृष्ट लोगों की। उसने कहा, अगर तुम लड़ने वाले नहीं हो तो मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम क्या कर रही हो? हम सिर्फ सुरक्षित जगह ढूंढना चाहते हैं। शांति के लिए लड़ना पड़ता है, विनती नहीं करनी पड़ती। अगर तुम अपनी योग्यता साबित नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए इसका क्या महत्व? रिक्शाशा ने ठंडे स्वर में कहा और अपने आप को खून से पोंछते हुए आगे बढ़ी। उसके प्रत्येक कदम के साथ दर्जनों अंडरएल्फ पीछे हटते गए। उस समय कुछ दर्जन अन्य अंडरएल्फ उसके पास से भागकर बचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वे भी मांस के टुकड़ों में बदल गए। शत्रु केवल कुछ ही हैं। लड़ो और अपनी योग्यता साबित करो। रिक्शाशा की आंखें, शब्द और क्रियाएं केवल पागलपन और ज्वलंत क्रोध का इजहार कर रही थीं। वे सभी अंडरएल्फ कबीले के सदस्य थे, लेकिन रुद्र प्रताप के अधीन रहकर और अंडरएल्फ रनर के रूप में पुनर्जन्म लेकर रिक्शाशा इतनी क्रूर और अडिग बन गई थी कि अन्य अंडरएल्फ उसके सामने फीके पड़ गए। अंततः वे दबाव के आगे झुक गए और लड़ाई के केंद्र की ओर भागते हुए लौट आए। स्ट्राइप्ड वास्प्स पीछे हट गए।
प्रारंभ में केवल 50 के करीब संख्या होने के कारण जब अंडर एल्फ ने पलटी मारकर उनका सामना किया तो वे जल्दी ही दबाव में आ गए। अंततः वास्प्स अपनी आधी सेना खोकर हड़बड़ी में पीछे हट गए। उर्ग अनगिनत अंडर एल्फ पूरे युद्ध क्षेत्र में अपने घावों को पकड़ते हुए दर्द में कराह रहे थे। लेकिन रिक्शाशा का चेहरा उस दृश्य को देखकर और भी ठंडा हो गया। अंडर एल्फ जब उनके सामने आए तो उन्हें भगाकर वास्प्स को खदेड़ना मुश्किल नहीं था। चाहे वे कितने भी लंबे समय तक गुलाम बने रहें और हार का स्वाद चख चुके हों, उनकी जन्मजात चपलता और छिपने की क्षमता अब भी बरकरार थी। बलिदान भारी थे, लेकिन चाहे कितने भी जातिकर्मी मर गए हों, उनकी मौत का मूल्य उन निरर्थक मृत्युओं से बहुत कम था जो उनकी पीछे हटने की प्रक्रिया में हुई थी। इससे रिक्शाशा और भी क्रोधित हो गई। अगर वे शुरू से ही इस तरह लड़ते तो बलिदान और भी कम होते और नागा रेंजर्स भी बेकार नहीं मरते। उसके भीतर हजारों आग की लपटें जल उठीं जब उसे एहसास हुआ कि उसके कबीले की हालत कितनी निंदनीय थी। अब से हम सभी सक्षम शत्रुओं से लड़ेंगे और उनका सामना करेंगे। हाँ, हमारे पास कोई हथियार नहीं है और हमारे साथ बहुत से घायल हैं। एक अंडर एल्फ, जिसका हाथ कट गया था, ने विरोध किया। उत्तर देने के बजाय रिक्शाशा ने फर्श पर बिखरे वास्प्स के दर्जनों अंग उठाए और अंडर एल्फ को सौंप दिए। अब अंडर एल्फ के लिए केवल कठिनाइयां थीं। रिक्शाशा ने अपने शत्रुओं की ताकत का पूरा मूल्यांकन किया, तय किया कि कब लड़ना है और कब भागना है, और जो अंडर एल्फ लड़ते नहीं थे उन्हें उसने मार डाला। अब केवल 500 अंडर एल्फ बचे थे। जब उन्होंने पीछा करने वालों से भागना शुरू किया था तो उनकी संख्या आधी रह गई थी। लेकिन रिक्शाशा को कोई आपत्ति नहीं थी। नहीं, वास्तव में वह गर्व महसूस कर रही थी कि समय के साथ उसके कबीले के सदस्य उपयोगी बनते जा रहे थे। उसके दिमाग में केवल ये था कि वे अपने मास्टर के लिए कितना उपयोगी हो सकते हैं, चाहे उनकी संख्या कितनी भी कम हो। दिन और रात बीते और वे अपने पीछा करने वालों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध तकनीक का उपयोग करते रहे। 8वीं तल के भूल-भुलैया मालिकों का कोई इरादा नहीं था कि अंडर एल्फ आसानी से बच जाएं। उनकी लालच असीमित थी और उन्होंने भूखे आंखों के साथ अंडर एल्फ पर हमला किया। कभी कभी रिक्शाशा और अंडर एल्फ को सीधे सामना करना पड़ा और कभी कभी कड़ी ताकत के अंतर के कारण पीछे हटना पड़ा। लेकिन हर लड़ाई और भगदड़ के साथ अंडर एल्फ अधिक शक्तिशाली योद्धा बनते गए। अपने खून के बलिदान के बावजूद वे अनिच्छा से लेकिन धीरे धीरे पशु से गुलाम और अंततः योद्धा बने। अंततः उनके केवल 300 से अधिक लोग बचे और अंडर एल्फ 8वीं तल की सीमा तक पहुंच गए। लेकिन वहां किसी का इंतजार कर रहा था। अच्छा, यहाँ क्या है? मैंने अफवाहों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब मैं दंग रह गया। एक विशाल पुरुष उनके रास्ते में खड़ा था। उसके सिर पर सिंह का चेहरा था, गले तक पूरी ग्रीवा फैली हुई थी। उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से मांसल था और वह 8वीं तल का सबसे शक्तिशाली था, ब्लड लान मार्कस। इन दिनों अंडरवर्ल्ड बेकाबू हो गया है और मैं शिकार ठीक से नहीं कर पाया। तुम, अंडर एल्फ, अच्छे शिकार बनोगे। मार्कस ने अपनी बड़ी दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। उसके पीछे उसके जैसे 100 और ब्लड लॉयंस खड़े थे और वे भी दहाड़ रहे थे। कृपया रास्ता साफ करें, हमें एक मंजिल पर जाना है और हमारा कोई झगड़ा नहीं है, रिक्शाशा ने कदम बढ़ाते हुए कहा। लेकिन मार्कस ने केवल अपनी बड़ी आंखें घुमाए और जोर से हंस पड़ा। यह छोटा अंडर एल्फ क्या कह रहा है? तनाव और गहरा हो गया क्योंकि मार्कस की ठंडी हंसी दूर दूर तक गूंज रही थी। सभी लड़ाई की भावना जो अंडर एल्फ ने अपने संघर्षों और पराजयों के बावजूद जुटाई थी, केवल उस हंसी से ही ध्वस्त हो गई। हाँ, पशु को पशु जैसा व्यवहार करना चाहिए, मार्कस ने घमंड करते हुए कहा। अंडर एल्फ डर के मारे कांप रहे थे। वह पहले ही उन्हें अपने हाथ में समझ चुका था। रिक्शाशा उसके घमंड से क्रोधित हुई, लेकिन उससे भी अधिक क्रोध उसे हुआ कि उसके कबीले के सदस्य धीरे धीरे मार्कस की बात सुनने लगे थे। अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से, रिक्शाशा ने अपने जातिकर्मियों के पीछे मार्ग को अवरुद्ध किया और अपने सिमिटर उठाए। उसके सिमिटर ने पहले अपने ही जातिकर्मियों के खून का स्वाद चखा था और अब वे डायमंड ब्लेड्स बन चुके थे। डायमंड ब्लेड्स ने गहरी गुर्राहट भरी और अंडर एल्फ ने सहज रूप से जीवित प्राणियों के अंक, दांत और सींग पकड़ लिए। ओहो, एक नीच अंडर एल्फ राजा बनने की कोशिश कर रहा है। मार्कस ने गुर्राहट भरी निगाहों से रिक्शाशा को देखा। थोड़ी देर पहले तक वह उसे नीचा दिखा रहा था, लेकिन अब उसकी जिज्ञासा जाग गई। मैं केवल एक ही राजा की सेवा करती हूँ, रिक्शाशा ने कहा और जल्दी से अपने चारों ओर का सर्वेक्षण किया। दुर्भाग्य से कहीं भी भागने का मार्ग नहीं था। केवल एक रास्ता 9वीं तल की ओर था और वह उसी पर थी। यदि संभव होता तो वह 7वीं तल पर पार्टी हॉल के माध्यम से किले को संदेश भेजती, लेकिन भागते समय वह गलत मोड़ पर पहुंच गई थी। उसके और उसके जातिकर्मियों की निगाहें बहुत थीं, जिससे रास्ता वापस लेना असंभव था। सुनो सब लोग, रिक्शाशा ने अपनी आवाज़ उठाकर अपने कबीले से कहा। पीछा करने वाले बहुत करीब हैं, हम पीछे नहीं हट सकते। तुम्हें जीतने के लिए लड़ना जरूरी नहीं है, बस 9वीं तल तक पहुंचने पर ध्यान दो। क्योंकि 9वीं तल पूरी तरह से मास्टर की थी, उन्हें केवल मार्कस की सेना को पार करना था और जीवित रहना था।
इस घोषणा पर अंडर एल्फ में कुछ जीवन और आशा लौटी। मुझे नहीं पता तुम क्या करने वाले हो, लेकिन तुम में से कोई भी 9वीं तल तक नहीं पहुंचेगा। चिंता मत करो, तुम में से सभी नहीं मरेंगे। एक अंडर एल्फ का उपयोग करने के कई तरीके हैं, मार्कस ने कहा, जैसे बिल्ली अपने शिकार चूहे से बात कर रही हो। बदले में वे स्ट्राइप्ड वास्प्स, जिन्हें अंडर एल्फ समझ रहे थे कि उन्होंने पीछे छोड़ दिया, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे और उनके पंखों की हलचल का शोर बढ़ रहा था। मैंने अभी तक अपने भोजन का स्वाद नहीं चखा और फिर भी कीड़े इकट्ठा हो रहे हैं। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मार्कस ने अपने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए कहा। जवान और स्वस्थ को जीवित पकड़ो और बूढ़ों और कमजोरों को मार डालो। जैसे ही मार्कस ने आदेश दिया, उसके पीछे खड़े 100 ब्लड लॉयंस अंडर एल्फ की ओर दौड़ पड़े। इसी समय स्ट्राइप्ड वास्प्स की भयानक फौज भी उनके पीछे प्रकट हुई। रिक्शाशा और बचे हुए अंडर एल्फ के पास कहीं भागने की जगह नहीं थी। लेकिन उसी क्षण मार्कस और उसके ब्लड लॉयंस की पिछली पंक्ति में हलचल मची। एक एक कर वे चीखते हुए भागने लगे। प्लैप युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच, जहां अंडर एल्फ किसी भी क्षण ब्लड लॉयंस के तले कुचलने वाले थे, वहां काले पंखों की हलचल और पंखों की धड़कन के साथ आवाज गूंजने लगी। सबसे पहले उस विचित्र हलचल को महसूस करने वाला मार्कस था, जो अपनी सेना के अग्रभाग में क्रोधित गति से दौड़ रहा था। जैसे ही उसने काले पंखों की अचानक उपस्थिति देखी, उसकी सहज प्रवृत्ति उसे धीमा करने पर मजबूर कर गई। फ्लैप जैसे ही उसके कानों में पंखों की तेज फड़फड़ाहट की आवाज पहुंची, मार्कस तुरंत अपने पैरों को जमीन पर दृढ़ता से टिकाते हुए चौड़ा रुख अपनाया। लेकिन अगली ही पल वह खुद को हवा में उड़ते हुए पाया, उसका सिर गलियारे की छत को छूने के कगार पर था। कारग जैसे ही मार्कस हवा में उड़ रहा था, काले पंख चारों ओर फैल गए। ब्लड लॉयंस चीखते रहे और एक ही पल में 3 उनकी सेना के सदस्य फर्श पर गिर पड़े, उनके शरीर में पंख गहराई से घुस गए। ररोआर मार्कस ने जोरदार दहाड़ भरी और जमीन पर गिरते ही अपना भारी शरीर हिलाया। अंडर एल्फ डर के मारे कांप उठे जब मार्कस की क्रोध से भरी दहाड़ ने उनका मन थर्रा दिया। उनके सामने काले पंख एक भंवर में बदल गए और फिर एक विशाल काले कौवे का रूप ले लिया। ये युद्ध क्षेत्र का कौवा यहाँ क्या कर रहा है? मार्कस ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि उसने तुरंत मोरिगन की पहचान उसके कौवे के रूप में भी कर ली थी। हाँ, कौवा यहाँ क्यों है? मुझे तो हैरानी हो रही है। मोरिगन का चोंच हिलते हुए मार्कस की ओर ताना मार रही थी। मुझे यकीन है कि तुम यहाँ कुछ शवों को लूटने आए हो। दरअसल मैं तो अभी कुछ नए, ताजगी से भरे शव तैयार करने वाली थी। मेरे पसंदीदा, मार्कस ने घमंड भरे स्वर में कहा। लगता है मेरे छोटे प्यारे अनुयायियों, तुम ठीक ठाक काम कर रहे हो, मोरिगन ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा। मोरिगन की तानों ने मार्कस को क्रोध से भर दिया और वह उस पर झपट्टा मारने लगा। लेकिन मोरिगन, जो अभी कुछ क्षण पहले खड़ी थी, पंखों की फड़फड़ाहट के साथ गायब हो गई और तुरंत अंडर एल्फ के पीछे प्रकट हो गई। तुम्हारे साहसिक प्रयासों की हिम्मत कैसे हुई हम ब्लड लॉयंस को चुनौती देने की? मार्कस क्रोधित था कि उसके अधीनस्थों का रक्त बहाया गया था, लेकिन मोरिगन ने अपनी एक भी पलक नहीं झपकाए। हिम्मत? हाँ, उसने मार्कस का मजाक उड़ाते हुए कहा, मानो वह कोई नीच जीव हो। तुम नहीं जानते कि युद्ध क्षेत्र का कौवा किस भूल भुलैया का है। उस समय मार्कस का चेहरा काला पड़ गया जब उसे मोरिगन की वास्तविक संबद्धता याद आई। मैंने सुना है कि 8वीं तल पर एक मानसल मूर्ख है। वह तुम हो, है ना? मोरिगन की व्यंग्यपूर्ण हंसी और उसके मजाक ने मार्कस को आसानी से जवाब नहीं देने दिया। विशाल और भयंकर ब्लड लॉयंस का प्रारंभिक अहंकार मिट चुका था और वह चारों ओर भागते हुए अपनी आंखें चारों दिशाओं में घुमा रहा था। क्यों न बताऊं कि अजेय कमांडर अंडर एल्फ को अपने लिए चाहता है? मार्कस ने धीरे धीरे समझते हुए पूछा, क्योंकि उसे अब एहसास हुआ कि मोरिगन अकेले ही बिना किसी मदद के आई थी। मूर्ख, ऐसा नहीं है, मोरिगन ने पंख फड़फड़ाते हुए कहा और अंडर एल्फ के पीछे उतर गई। ये लोग शुरू से ही हमारे मास्टर के अधीन थे, उसने कहा और पंख फैलाते हुए रिक्शाशा को अपनी बाहों में समेट लिया। सही कहा ना? रिक्शाशा ने मोरिगन की नकली मित्रता पर सिर हिलाया और पूछा, राजा कैसे हैं? रेंजर्स पहले ही लौट आए हैं, इसलिए मैं यहाँ पहले आ गई। मास्टर इतनी चिंता में थे कि उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा, तुम्हारे जैसे अंडर एल्फ बच्चे, मोरिगन ने रिक्शाशा को चिढ़ाते हुए कहा। लेकिन रिक्शाशा ने इसका जवाब हंसी में दिया, न कि नाराजगी में। तो तुम अब अकेले हो, है ना? मार्कस ने अचानक दोनों महिलाओं के बीच में बोलते हुए हस्तक्षेप किया। अरे, अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अकेली आई हूं तो तुम हमें आसानी से हरा सकते हो? मोरिगन ने चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा। ब्लड लॉयंस ने खून की प्यास लिए उनके पास बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन मोरिगन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। नहीं, वह केवल अनासक्त नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से उन्हें अनदेखा कर रही थी। उसने ब्लड लॉयंस की ओर अपना पीठ किया, फिर उसने पंख फैलाए और स्ट्राइप्ड वास्प्स की दिशा में देखा, जो लगातार उनके पास चुपके से बढ़ रहे थे। ररोआर जैसे ही मोरिगन ने अपना पीठ किया, मार्कस और ब्लड लॉयंस उस पर झपट पड़े। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कौवा के मास्टर के आने से पहले इस मामले को सुलझा लेना चाहिए।
मार्कस ने चिल्लाया, वे हम दोनों को नहीं रोक सकते। उनकी गति हमारी तुलना में धीमी है और उनकी संख्या कम है, इसलिए लड़ो या भागो। सैकड़ों स्ट्राइप्ड वास्प्स अपने पंखों को मारते हुए भयंकर गूंज पैदा कर रहे थे और गलियारे में ब्लड लॉयंस की दहाड़ों के बीच खतरनाक गड़गड़ाहट फैल गई। इस बीच रिक्शाशा बीच में खड़ी थी, दोनों ओर देख रही थी और फिर अपनी सिमटा उठाकर तेजी से आगे बढ़ी। वह घटिया है, मैं उसे मारना चाहता हूँ, मार्कस ने चिल्लाया। शुरू से ही वह रिक्शाशा पर नजर गड़ाए हुए था और तथ्य ये था कि केवल एक अंडर एल्फ इतनी निडर और ताकतवर व्यवहार कर रही थी जैसे वह अपनी इकाई की कमांडर हो। मार्कस को खल गया। मार्कस के आदेश पर कई ब्लड लॉयंस सीधे रिक्शाशा की ओर छलांग लगाए। बीच में खड़े अंडर एल्फ इस भयंकर झपटे से चौंक गए और लड़ाई या भागने का विचार करने का मौका पाए बिना वे कुचलकर मर गए। रिक्शाशा ने अपने जातिकर्मियों की मजबूरी पर दांत पीसते हुए देखा कि उनके पास कोई भी उचित लड़ाई करने की क्षमता नहीं थी। उसका ब्लेड छाया से प्रकट हुआ और उसने ब्लड लॉयंस को आसानी से काटना शुरू कर दिया। लेकिन उनके अंक कट जाने के बावजूद ब्लड लॉयंस दर्द की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे और अपने दांत और पंजे दिखा रहे थे। हालांकि ब्लड लॉयंस भयंकर गति से बढ़ रहे थे, अंडर एल्फ रन की तेजी उनके मुकाबले कुछ भी नहीं थी। रिक्शाशा ने उनकी हर हमले को आसानी से चकमा दिया और उनके चारों ओर घूमते हुए लगातार काटती रही। लेकिन उसकी संघर्ष तब तक व्यर्थ था जब तक उसके जातिकर्मी मदद नहीं कर रहे थे। अचानक मार्कस उसके पीछे प्रकट हुआ और उसके बाल पकड़ लिया। तुम वास्तव में उनके नेता हो, उसने कहा। जैसे ही मैं तुम्हें संभाल लूंगा, अंडर एल्फ फिर से अपने निरर्थक कमजोर स्वरूप में लौट आएंगे। मार्कस की हंसी अचानक रुक गई। उसने गहरी सांस ली और अपना हाथ पीछे खींचा। एक काली तलवार उस स्थान से गुजर गई जहां कुछ क्षण पहले रिक्शाशा का सिर था। स्विश, घना लाल रक्त उसके नाक से बहने लगा। उसने चुपचाप देखा कि जिस बालों के गुच्छे को वह पकड़ रहा था वे कट गए। जैसे ही रिक्शाशा को पकड़ा गया, उसने बिना झिझक अपने बाल काट दिए और पलटवार किया। लेकिन उसकी तेज हमले ने केवल ब्लड लॉयंस को और क्रोधित किया। इतना मामूली अंडर एल्फ उसे मात दे रहा था, यह उसके खून को उबाल रहा था और वह उसके पास झपट पड़ा। रिक्शाशा ने भौहें ताने। गति में वह निश्चित रूप से तेज थी, लेकिन यह अनुभवी ब्लड लॉयंस उसे कोने में खड़ा कर रहा था। गलियारा सनकरा था, इसलिए उसके पीछे ठंडी दीवारें थीं और भागने का कोई अन्य रास्ता नहीं था। वह दूर में मोरिगन को वास्प से लड़ते देख सकती थी, लेकिन मोरिगन की आंखों में ठंडा दृष्टि देखते हुए उसने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि वह और मदद करने की इच्छा नहीं रखती। स्पष्ट था कि मोरिगन के पास मदद करने की क्षमता थी, फिर भी उसने एक भी बार अंडर एल्फ की ओर ध्यान नहीं दिया। कभी कभी अंडर एल्फ की ओर उसकी नज़र पड़ती तो उसकी लाल आंखों में तिरस्कार झलकता। ये देखते ही रिक्शाशा को यकीन हो गया कि युद्ध क्षेत्र का कौवा वहां मौजूद सभी को मदद करने में सक्षम था। लेकिन उसके बावजूद वह स्पष्ट रूप से उसमें कोई रुचि नहीं रखती थी। लगभग ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मोरिगन अंडर एल्फ की क्षमता को परख रही हो, ये साबित करने के लिए कि आज उनका मरना तय नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे उसने हमेशा अपने जातिकर्मियों के साथ व्यवहार किया। ये स्पष्ट था कि यदि अंडर एल्फ पूरी तरह से नष्ट हो जाएं, तो मोरिगन को कोई परवाह नहीं होगी। रिक्शाशा को कोई नाराजगी नहीं हुई। आखिरकार वह भी यही महसूस करती थी। उसी समय उसके कई जातिकर्मी फर्श पर पड़े थे, अपने हाथ जोड़कर जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और ब्लड लॉयंस ने उन्हें निर्दयता से मार डाला। उसके दृष्टिकोण में उनकी कमजोर जिंदगी बचाने लायक नहीं थी। ज्यादा उलझो मत, कुछ को छोड़ो और हम पीछे हटेंगे। मार्कस ने ऐसे कहा जैसे युद्ध पहले ही खत्म हो गया हो। उसी अनुसार बाकी ब्लड लॉयंस तैयार प्रतीत हो रहे थे। उस समय रिक्शाशा जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी चमकदार थी कि उसके सफ़ेद दांत दिखाई दे रहे थे। मार्कस का चेहरा सख्त हो गया। साला, एक मामूली कमजोर अंडर एल्फ नेतृत्व की भूमिका निभाने की हिम्मत करता है। स्पष्ट था कि उसे अंडर एल्फ पर लगी शाप की जानकारी थी, अन्यथा ऐसा घृणा और भय उसके दृष्टि में क्यों दिखाई देता। रिक्शाशा हंसती रही और फर्श पर गिर पड़ी। तुम्हारी जान के लिए भीख मांगने का कोई फायदा नहीं, मार्कस ने शुरू किया। तुम देर कर रहे हो, रिक्शाशा ने कहा। मार्कस अचानक चुप हो गया जब उसे अंततः समझ में आया कि अंडर एल्फ ने अचानक ऐसा क्यों किया। लेकिन उसकी समझ देर से आई और वह अपनी गर्दन के पीछे अचानक दर्द महसूस करते हुए करा उठा। उसी समय उसने अपने शरीर में हलचल महसूस की और सांस लेने में खिंचाव आया। कारग, दूर से उसके अधीनस्थों की चीखें सुनाई दीं। खून हर तरफ छितर गया और 4 ब्लड लॉयंस, जो अभी कुछ ही समय पहले उसकी रक्षा कर रहे थे, फर्श पर गिर पड़े, उनके शरीर बीच में फट गए। तभी मार्कस को एहसास हुआ कि किसी ने उसे उसकी ग्रीवा पकड़कर फेंक दिया और उसके लोग मारे जा रहे थे। समय खत्म, गधे। उसी समय एक स्पाइन चिलिंग ठंडी आवाज मार्कस के कान में गूंज उठी। रुद्र प्रताप ने विशाल सिंह मनुष्य को फर्श पर पड़ा देखा, जो उसे चकित नजरों से देख रहा था। समय खत्म, गधे। जैसे ही यह शब्द उसके मुंह से निकले, ब्लड लॉयंस की पिछली पंक्ति हड़कंप मच गई। तेज तीव्र दहाड़ें लगातार सुनाई दीं।
आग और विस्फोट हुए और ब्लड लॉयंस चीखते हुए भागे। उनके बीच जोड़ों के सिरों से आग झुलसती हुई छिपकली जैसे जीव उसके पास भागी। युद्ध प्रारंभ हुआ। कमांडर की अनोखी शक्ति, युद्ध क्षेत्र पर प्रभुत्व सक्रिय हो गई। नागा ड्रैगन नाइट्स अपने साहसी कमांडर के साथ लड़ने का सर्वोच्च सम्मान मानते हैं। आपके सहयोगियों की लड़ाई की क्षमता बढ़ गई। वे आपकी अंतिम आज्ञा तक आपको मानेंगे। आपके सहयोगियों की निर्माण पद्धति मजबूत और दृढ़ बन गई। युद्ध क्षेत्र पर प्रभुत्व प्रभाव से आपके सहयोगियों की लड़ाई की क्षमता और बढ़ गई। विजेता की अनोखी शक्ति सक्रिय हो गई। एक इकाई इंटरफ्लो दंड से अछूती रहेगी। ड्रैगन नाइट्स इंटरफ्लो दंड से मुक्त हो गए और अपनी मूल क्षमताएं वापस पा चुके हैं। रुद्र प्रताप ने अपने सामने प्रकट होने वाले संदेशों को झटकते हुए नजरअंदाज किया और फिर अपना ध्यान रिक्शाशा की ओर लगाया। उसने कठिनाइयों से भरे इस संघर्ष के बावजूद, अपना चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के बावजूद, उसकी आंखों में तारे जैसे चमक देखी। तुम काफी सह चुकी हो, उसने कहा। मैंने मिलॉर्ड को परेशानी दी है। कृपया इस नीच सेवक को दंडित करें। रिक्शाशा ने परंपरा के अनुसार वापस सलाम करने के बजाय दंड की गुहार लगाए। रुद्र प्रताप मुस्कुराया, क्योंकि वह अब उसकी इस प्रवृत्ति का आदतन आदी था। तो ये वे जातिकर्मी हैं जिनकी तुम बात कर रही थी? हाँ मिलॉर्ड। रिक्शाशा की आवाज में अब विश्वास की कमी थी। ये तो स्वाभाविक था। आखिरकार उसने जोर देकर कहा था कि वह अपने जातिकर्मियों को इकट्ठा करके भूल भुलैया से वापस लौट आएगी, लेकिन अंत में उसे अपने मास्टर द्वारा बचाया जाना पड़ा। इसलिए ये समझना आसान था कि वह सिर उठाने और अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत भी नहीं कर सकती, जब उसके गर्व से कहे गए जातिकर्मी सभी फर्श पर पड़े हुए थे और अपने जीवन के लिए विनम्रतापूर्वक प्रार्थना कर रहे थे। मैं उम्मीद कर रहा था कि वे कम से कम तुम्हारे आधे जैसे हों, लेकिन लगता है मैंने बहुत उम्मीद कर ली। रिक्शाशा कांप उठी जब उसने देखा कि रुद्र प्रताप की नज़र उसके लोगों पर केवल निराशा की झलक दिखा रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी भयंकर पाप का अपराध किया हो। उसने कहा, सालों ने उनकी शान और लड़ाई की भावना छीन ली है। वैसे तुम शुरू में उनसे अलग नहीं थीं। रुद्र प्रताप ने मुस्कुराते हुए याद किया जब वह पहली बार रिक्शाशा से मिला था। उसने केवल एक नीच स्तर का डाउन जेम ग्रहण किया था, लेकिन तुमने कभी अपने शत्रुओं से भागने की कोशिश नहीं की और यही तुम्हें उनसे अलग बनाता है। मैं इस युद्ध के अंत में उनकी योग्यता का निर्णय लूंगा। रुद्र प्रताप ने ठंडी दृष्टि के साथ निर्णायक घोषणा की। जैसा मास्टर का आदेश है। रिक्शाशा ने सिर झुकाया और अपने जातिकर्मियों पर लगभग पूरी तरह से हार मान ली। लेकिन रुद्र प्रताप ने लगभग गर्जना कर दी जब उसने रिक्शाशा की ओर देखा। उसकी दृष्टि उस सुंदर बालों पर गई थी जिसे अब भद्दे ढंग से काटा गया था। पहले मुझे एक चीज निपटानी है। और फिर रुद्र प्रताप पलट गया। मार्कस, जो अब तक अपने पुरुषों को नागा ड्रैगन नाइट्स के हाथों एक एक कर गिरते देख रहा था, अचानक रुद्र प्रताप की उपस्थिति को महसूस कर उसने पीछे हटकर कदम रखा। रुद्र प्रताप की आंखों के कोनों से नीली रोशनी की धाराएं प्रवाहित हो रही थीं। रुद्र प्रताप धीरे धीरे बढ़ते हुए मार्कस की ओर देखा, जो पीछे हटते हुए कांप रहा था। महानता का गौरव निम्न स्तरीय सक्रिय किया गया। महानता का गौरव निम्न स्तरीय स्वेच्छा से निष्क्रिय किया गया। रुद्र प्रताप नहीं चाहता था कि मार्कस अपनी पूर्ण क्षमताओं को महानता के गौरव से दमन किए जाने के कारण प्रकट न कर सके, इसलिए उसने जानबूझकर इसे निष्क्रिय कर दिया। शुरू में उसे संदेह था कि क्या वह अपनी शक्तियों को इच्छानुसार नियंत्रित कर पाएगा, लेकिन उसने आसानी से इसमें सफलता प्राप्त कर ली। जैसे ही उसे संदेश मिला कि महानता का गौरव निष्क्रिय कर दिया गया है, रुद्र प्रताप ने एक चौड़ी मुस्कान के साथ अपने होठों के एक कोने में ठंडी मुस्कान उकेरी। मुझे नहीं पता था कि वे तुम्हारे थे। अगर मुझे पता होता तो मैं उन पर हाथ नहीं डालता। महानता का गौरव निष्क्रिय होने के बावजूद मार्कस क्रस्ट और दबे स्वर में बोल रहा था। 8वीं मंजिल के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक होने के बावजूद, जिसकी प्रतिष्ठा सतह तक फैली हुई थी, उसका व्यवहार इससे बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। विचार करने पर यह स्वाभाविक था। आखिरकार वह केवल 8वीं मंजिल पर जन्मा एक प्राणी था, जबकि रुद्र प्रताप 9वीं मंजिल का भूलभुलैया प्रबंधक था। और चूंकि उसे लगातार शक्तिशाली शत्रुओं को हराकर अजेय कमांडर का शीर्षक मिला था, जिससे उसके बफ प्रभाव और भी सशक्त हो गए थे, मार्कस रुद्र प्रताप के सामने केवल एक और भूलभुलैया प्रबंधक भर था। हाँ, ये सही होता। काश मैंने उन्हें नाम पट्टियां दे दी होती, तो तुम उनसे आमना सामना नहीं करते, है ना? रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। उसके शब्दों से यह प्रतीत हुआ कि वह मार्कस की बात से सहमत है, लेकिन उसके कदम और व्यवहार ने कुछ और ही कहा। वह मार्कस की ओर बढ़ता रहा और उसकी हत्या की इच्छा जस की तस बनी रही। हाँ बिल्कुल, अब मैं समझ गया हूं, तो चलो इसे बदसूरत बनाने की जरूरत नहीं। मार्कस ने हताशा में रुद्र प्रताप को किसी तरह मनाने की कोशिश की। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह वास्तव में विश्वास करता हो कि ऐसा करने से वह किसी भी संघर्ष से बच सकता है। लेकिन रुद्र प्रताप ने शुरू से ही अपने शब्द पर पीछे हटने का इरादा नहीं रखा था। उसकी दाहिनी हाथ कमर में लटके सस्ते मिश्र धातु के चाकू की हथेली तक पहुंचा।
उसने कहा, मैं ऐसा करना चाहूँगा, लेकिन तुमने मेरे कीमती व्यक्ति पर हाथ डाल दिया। तुम्हारा कीमती व्यक्ति? मार्कस ने इस भयानक कथन पर निगल लिया। वह महिला मेरे लिए बहुत प्रिय है। वह स्वयं की ठीक तरह से देखभाल भी नहीं कर सकती, और फिर भी अगर मेरे लिए इसका मतलब ये होगा कि वह अंत खो देगी, तो वह हंसते हुए ऐसा करेगी। मैं ऐसे व्यक्ति को अपने लिए कीमती न मानूं, ये कैसे हो सकता है? रिक्शाशा वह प्राणी थी जो चाहे शरीर कितना भी घायल हो जाए, हर हाल में अपना मिशन पूरा कर रुद्र प्रताप के पास लौटती। यदि वह तब नहीं होती, तो रुद्र प्रताप और नागा सेनाएं बेसिलिस्क राजा और उसके बेसिलिस्क द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दी जाती। असंभव, मार्कस ने कहा, जैसे ये समझने में असमर्थ हो कि रुद्र प्रताप क्यों ऐसे सम्मान को उस जाति के अंडरएल्फ को देता है, जिसकी नियत और क्षमता के बारे में अंडरवर्ल्ड में कुख्याति फैली हुई थी। तुम एक नीच अंडरएल्फ के लिए अपने खून बहाने को तैयार हो। मार्कस ने ये सोचते हुए कि वह स्थिति को ठीक तरह से संभालने में बहुत कमजोर है, अब अपनी हताशा के बावजूद क्रूर नज़र के साथ जमीन पर स्थिर खड़ा हो गया। खून? किसका खून? रुद्र प्रताप ने घृणा भरी नज़र से मार्कस की ओर देखते हुए कहा। खून बहाने वाला मैं नहीं हूँ, वह तुम हो, ब्लड लॉयंस। उसने युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण किया। जब मार्कस रुद्र प्रताप की दृष्टि से विचलित हुआ, तो उसने हिम्मत करके सिर भी नहीं घुमाया। लेकिन उसने पीछे कुछ देखा और उसी जगह जम गया। बिना देखे ही उसने महसूस किया कि चारों ओर का वातावरण बिल्कुल शांत हो गया है। सहज प्रवृत्ति से उसने पीछे मुड़कर देखा। कब 8वीं मंजिल के सबसे शक्तिशाली प्राणी की सेना, जो ब्लड लॉयंस के रूप में अपने नेता पर गर्व करती थी, सभी फर्श पर गिर पड़ी थी। उनके मजबूत भरी भरी भुजाएं काट दी गईं और पैरों को बेरहमी से मोड़कर फाड़ दिया गया। दूसरी ओर जो नागा ड्रैगन नाइट्स ब्लड लॉयंस का सामना कर रहे थे, वे अपेक्षाकृत सुरक्षित थे। कुछ टाइगर ड्रैगन्स हल्के जख्मी थे, लेकिन उनमें से किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। ये पूर्ण हार थी। मार्कस अपने पुरुषों के खौफनाक शवों को देखकर निराशा में डूब गया। हमारी तरफ से भी सफाई पूरी हो गई है, मोरिगन ने कहा, जो अब स्ट्राइप्ड वास्प्स का निपटारा करके लौट चुकी थी, जो अंडरएल्फ के पीछे से पीछा कर रही थी। बारिश आती है तो झड़ी भी आती है। यही वह भाव होगा जो उस समय मार्कस के मन में उमड़ रहा था। उसका मस्तिष्क बिल्कुल खाली हो गया। कुछ भाग गए हैं, लेकिन मैं बाद में उनका हिसाब कर लूंगी, मोरिगन ने जोड़ा। हमारे पास 8वीं मंजिल पर समय बर्बाद करने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, रुद्र प्रताप ने कहा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुझे बस थोड़ा समय दो, मैं अकेले ही चुपचाप निपटा लूंगी। मार्कस ठंडे पसीने में तरबतर हो गया जब उसने देखा कि रुद्र प्रताप और मोरिगन अपनी सामान्य बातचीत में लगे हुए हैं, जबकि अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने सभी ब्लड लॉयंस और स्ट्राइप्ड वास्प्स का सफाया कर दिया था। तभी उसे समझ में आया कि क्यों रुद्र प्रताप को अजेय कमांडर का खिताब दिया गया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मार्कस वहीं हार मान लेगा। फिर भी वह 8वीं मंजिल के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक था, और उसने हाल ही में 8वीं मंजिल के पूर्व सबसे मजबूत प्राणी बिग टस्क वाइल्ड बॉय कबीले को भी भगा दिया था। योजनाएं भले ही उसके अनुसार न हुई हों, लेकिन वह अजेय कमांडर और अंडरवर्ल्ड के अकेले विजेता के सामने लड़ते हुए भी बिना संघर्ष किए हार मानने वाला नहीं था। इसलिए उसने पूंछ दबाने के बजाय अपनी नाजुक जटाओं को फैलाया और रुद्र प्रताप की ओर निडर दृष्टि से देखा। ओहो, रुद्र प्रताप ने कहा, लगता है अभी उसमें लड़ाई बाकी है। कम से कम तब से लड़ना बेहतर है जब वह पूरी तरह हारा और उदास हो, मोरिगन ने सहजता से टिप्पणी की। मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं छोड़ने वाले। आखिरकार यही तो तुम चाहते थे, है ना? मार्कस ने अपनी प्रतिष्ठा वापस पाकर थूकते हुए कहा। रुद्र प्रताप ने कंधा उचकाया और फिर से आगे बढ़ने लगे। नहीं। उसके धीमे कदम तेज हो गए और जैसे ही यह शब्द उसके होठों से निकला, उसका कदम विस्फोटक छलांग में बदल गया। ररोआर। मार्कस ने रुद्र प्रताप की धुंधली छाया पर पंजे मारने की कोशिश की, अपने पंजे तुरंत 1 मीटर तक बढ़ाए और हवा में बेतरतीब से वार किया। हर वार के साथ हवा में ध्वनि विस्फोट हुआ, लेकिन मार्कस के हताश और बेतरतीब हमले रुद्र प्रताप पर असर नहीं कर पाए, और उसने तुरंत पीछे कूच किया जब उसने पीछे से एक ठंडी, धीमी फुसफुसाहट सुनी। तुम मेरी नज़र में कभी थे ही नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि तुम मेरे लिए बहुत ही नगण्य हो। इस बार फुसफुसाहट मार्कस के बाएं से आई। मैं सिर्फ यही गुस्से में हूं कि तुमने मेरे अंडरएल्फ के साथ क्या किया। अगली फुसफुसाहट दाहिने से आई। उसने पंजे बढ़ाए, लेकिन अचानक दर्द में गरजा। कुर्ग। मार्कस की मोटी और कठोर गर्दन पीछे की ओर मुड़ी, जैसे किसी ने तोड़ दी हो। उसकी गर्दन के नीचे एक और हाथ उसकी जटाओं को पकड़ रहा था। रुद्र प्रताप ने जोर से खींचा और मार्कस की जटाएं फाड़ दी, जैसे उसने रिक्शाशा के बालों के साथ जो अन्याय किया था उसका बदला लिया हो। कार्ग। भयंकर ब्लड लॉयंस का नेता, जिसने कभी अपनी जान के लिए चीखा भी नहीं था, रक्त भयावह दहाड़ में फूट पड़ा। उसकी जटाएं फाड़ दी गईं और उसके नीचे की बेरूप त्वचा उजागर हो गई। यदि वह एक साधारण मानव होता तो वह सदमे से मर जाता, लेकिन मार्कस, जैसा कि उसके नाम की अपेक्षा थी, मजबूत था। उसने अपने पंजे हिंसक रूप से हिलाए और दर्दनाक दहाड़ जारी रखी। और मैं बस कह रहा हूं, तुम दुर्भाग्यशाली हो।
नहीं, मैं कहूंगा कि तुम शापित हो, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की और मार्कस के बेतरतीब पंजों से आसानी से बचते हुए अपने खाली बाएं हाथ से तेज वार किए। कुर्ग! मार्कस के पंजे तुरंत सुन्न हो गए और उसकी जबड़ा पूरी तरह ढीला पड़ गया। मैं वास्तव में 9वीं मंजिल पर इतना सशक्त हूं, इसलिए अपनी शक्ति का परीक्षण करने का कोई मतलब नहीं। जब मैं अन्य मंजिलों पर गया तो मुझे अपने लिए पर्याप्त मजबूत लक्ष्य नहीं मिला, रुद्र प्रताप ने कहा और मार्कस को होश में आने का समय दिया, फिर उसके शरीर पर एक निष्ठुर घूंट मारा, जिससे मार्कस ठंडी जमीन पर उड़ गया। मुझसे अभ्यास करने के लिए 8वीं मंजिल के ब्लड लॉयंस से बेहतर लक्ष्य कौन हो सकता है? रुद्र प्रताप ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मार्कस बेतरतीब रूप से अजेय कमांडर के हमलों से घिरा रहा। फिर भी मार्कस का आत्मबल टूटने वाला नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने चिल्लाया, शरीर घुमाकर रुद्र प्रताप के वार से बचा और अंततः उसके कंधे को पकड़ लिया। उसने उल्लासपूर्ण मुस्कान दी जब उसके पंजे रुद्र प्रताप के हृदय की ओर बढ़े। लेकिन रुद्र प्रताप ने शुरू किया। मार्कस की विजयपूर्ण मुस्कान रुद्र प्रताप की ठंडी और असंवेदनशील दृष्टि देखकर मिट गई। कड़क, साथ ही एक तेज और भयंकर आवाज गूंजी और जो पंजा रुद्र प्रताप के सीने से टकराया था वह जमीन पर टूट गया। मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी, रुद्र प्रताप ने कहा। मार्कस अंततः समझ गया कि वह किस प्रकार की शक्ति का सामना कर रहा है और डर के मारे फर्श पर गिर पड़ा। रुद्र प्रताप ने पहले ही उसे कसकर पकड़ लिया था। तुम बहुत कमजोर हो कि मैं अपनी शक्ति का परीक्षण करूं, रुद्र प्रताप ने कहा। मार्कस ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, फिर जोर से अपना जबड़ा खोलकर रुद्र प्रताप के सिर को काटने का प्रयास किया, लेकिन उसके दांत रुद्र प्रताप के बाल का भी एक धागा नहीं काट पाए। रुद्र प्रताप ने उसके हाथ पकड़कर शरीर पर एक प्रचंड वार किया। मार्कस का जबड़ा ढीला पड़ गया, जैसे सिर टूटने वाला हो। तुम बस दुर्भाग्यशाली हो, कोई नाराजगी नहीं, ठीक है? रुद्र प्रताप ने उसके हाथ छोड़ते हुए उसके सिर को पकड़ लिया और उसकी आंखों में घूरते हुए धीरे धीरे सिर पीछे करके उसके खोपड़ी में जोरदार प्रहार किया। क्रैक! तरबूज टूटने जैसी आवाज सुनाई दी और मार्कस का शरीर ढीला होकर फर्श पर गिर पड़ा। अब तुम सचमुच एक राक्षस हो, मोरिगन ने टिप्पणी की और रुद्र प्रताप की मारक क्षमता का अवलोकन किया। मार्कस कोई असाधारण विरोधी नहीं था, लेकिन अंडरवर्ल्ड में वह अब भी एक सम्मानजनक प्राणी था। 8वीं मंजिल का प्रतिनिधित्व करने वाला प्राणी होने के बावजूद उसे रुद्र प्रताप द्वारा खिलवाड़ होते देख मोरिगन को उनकी पहली मुलाकात याद आ गई। कई बफ प्रभावों के साथ अपने अधीनस्थों से लड़ाई के बाद रुद्र प्रताप ने उसकी नींद से जागने के बाद उसे चुनौती दी थी। उसने निष्ठा की शपथ ली थी, लेकिन शुरू में वह संतुष्ट थी। फिर भी यह विचार अधिक समय तक नहीं रहा। उसका मास्टर, जिसे उसने कभी सामान्य और महत्वहीन समझा था, इतना दृढ़ इच्छाशक्ति वाला था कि 11वीं मंजिल के काउंट की धमकियों के बावजूद उसे नहीं छोड़ा। यदि वह अपनी शक्तियों को थोड़ा और बढ़ाए तो बफ प्रभाव उसकी शक्ति कई गुना बढ़ा देंगे। सिर्फ इस संभावना का विचार ही मोरिगन को रोमांचित कर देता था। रुद्र प्रताप ने मार्कस को समाप्त करने के बाद अपने हाथों पर खून लगे हुए लौटते हुए कहा, बफ प्रभावों को दबाना कठिन है। मोरिगन उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। अभी तुम, जैसा मैंने कहा, मैं केवल उपयुक्त लक्ष्य मिलने पर ही अपनी शक्ति का परीक्षण कर सकता हूं, रुद्र प्रताप ने उदास स्वर में उत्तर दिया। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। मार्कस और उसके ब्लड लॉयंस से निपटने के बाद रुद्र प्रताप ने गहरी भौहें चढ़ाते हुए उन अंडर एल्फ पर नजर डाली, जो अभी भी पहले की तरह कांप रहे थे। अंडर एल्फ इतने भयभीत थे कि उन्होंने नागाओं की उपस्थिति में अपना सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं की, जिन्होंने उन शिकारी प्राणियों को सहजता से परास्त कर दिया था, जिनसे वे इतने डरते थे कि अपनी जान की भीख मांगते थे। उनका ये दृश्य रुद्र प्रताप के लिए बेहद दयनीय प्रतीत हुआ और उसकी दृष्टि ठंडी होकर उन पर टिक गई। उसने केवल एक शब्द कहा, अर्थहीन। इतना ही शब्द अंडर एल्फ की नियति को स्थायी रूप से सील करने के लिए पर्याप्त था। जैसा स्वामी चाहे, केवल यही उत्तर मिला। रुद्र प्रताप की उपस्थिति में अंडर एल्फ की रक्षा करने और उनकी नियति बदलने में सक्षम अकेली प्राणी रिक्शाशा अपने कबीले की नियति स्वीकार करते हुए नम्रता से सिर झुका दी। ड्रैगन नाइट्स को मार्कस और ब्लड लॉयंस के शवों को इकट्ठा करना होगा और भूल भुलैया में वापस लौटना होगा, रुद्र प्रताप ने घोषणा की और अंडर एल्फ की ओर अंतिम बार घूरते हुए पीछे मुड़ गया। नागा ड्रैगन नाइट्स ने कुशलता से मार्कस और ब्लड लॉयंस के शव इकट्ठा करना शुरू कर दिया। रिक्शाशा, हमें अब क्या करना चाहिए? एक अंडर एल्फ, जो पूरे समय फर्श पर बेतरतीब ढंग से पड़ा रहा था, डर के मारे झिझकते हुए रिक्शाशा से पूछ बैठा। उसके डर से कांपते हुए व्यक्तित्व को देखकर रिक्शाशा का चेहरा और भी अधिक गंभीर और कठोर हो गया। तुम्हारे बताए सुरक्षित स्थान के बारे में रिक्शाशा की कोई प्रतिक्रिया न होने के कारण अंडर एल्फ ने अपनी जान बचाने की उम्मीद में उसके पास सिर झुका लिया। साथ ही युद्ध क्षेत्र पर फैली खून की तीव्र गंध ने 8वीं मंजिल भर के प्राणियों को आकर्षित करना शुरू कर दिया था। शीघ्र ही यह क्षेत्र जंगली प्राणियों से भर जाएगा। उनके रक्त पिपासु चेहरे देखकर स्पष्ट था कि वे केवल युद्ध क्षेत्र पर पड़े शवों के लिए नहीं आए थे, उन्होंने अपनी दृष्टि अंडर एल्फ पर केंद्रित कर ली थी।
एक एक कर अंडर एल्फ ने अपने भविष्य की भयावहता को समझते हुए रिक्षाशा और नागाओं की ओर देखा, लेकिन रुद्र प्रताप ने उनकी उपस्थिति को अनदेखा किया। रिक्षाशा ने भी केवल मुड़कर पीछे जाने का इरादा किया और कोई उत्तर देने से इनकार कर दिया। जब मोरिगन ने रुद्र प्रताप का पीछा करते हुए भूल भुलैया की ओर वापसी शुरू की, तो अंडर एल्फ धीरे धीरे नागा ड्रैगन नाइट्स के पीछे खड़े होकर उठने लगे, और इसी क्रम में उन्होंने धीरे धीरे ड्रैगन नाइट्स का पीछा करना शुरू किया। यह मेरे लिए शायद अनावश्यक था, रुद्र प्रताप ने हल्की नाखुशी व्यक्त करते हुए कहा। स्वामी, मुझे अत्यंत शर्मिंदगी हो रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा कबीला इतनी दयनीय दशा तक गिर जाएगा, रिक्षाशा ने विनम्रता से उत्तर दिया। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। किसी भी स्थिति में अब जब तुम वापस लौट आए हो, बस यही महत्वपूर्ण है। मेरा केवल ये खेद है कि उन्हें तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बेवजह पीड़ा उठानी पड़ी। अंडर एल्फों की दयनीय स्थिति देखकर रुद्र प्रताप को रिक्षाशा के बालों के नुकसान की पीड़ा अधिक महसूस हुई, और वह वास्तव में परेशान हुआ कि रिक्षाशा को व्यर्थ पीड़ा सहनी पड़ी। क्या तुम कहना चाहती हो कुछ? रुद्र प्रताप ने देखा कि रिक्षाशा संकोचपूर्वक सिर झुकाए खड़ी है। उसे पता था कि वह किसी बात के लिए झिझक रही है। वह अंदाजा लगा सकता था कि वह क्या कहना चाहती है। तुम अब भी उनकी चिंता कर रही हो। आखिरकार वे तुम्हारे कबीले के सदस्य हैं। स्वामी के सामने उनके दयनीय हालात का बचाव करने की हिम्मत मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं केवल यह महसूस करती हूँ कि वे स्वामी के किसी काम के लायक नहीं हैं। वास्तव में जब रुद्र प्रताप उन्हें युद्ध क्षेत्र पर छोड़ने ही वाला था, तब रिक्षाशा ने अपने कबीले के पक्ष में नहीं खड़ी हुई थी। लेकिन अब वह किसी स्तर पर झिझक रही थी, और रुद्र प्रताप उस कारण को जानना चाहता था। वे जन्मजात खोज करता हैं। हो सकता है अब वे उपयोगी न लगे, क्योंकि लंबे समय तक दासत्व ने उनके मन को कमजोर कर दिया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि समय आने पर वे अपनी योग्यता साबित करेंगे। रिक्षाशा ने स्पष्ट किया। क्या तुम मुझे उन्हें एक अवसर देने के लिए कह रही हो? रुद्र प्रताप ने पूछा। सच तो ये था कि अगर रिक्षाशा की यह इच्छा होती तो 300 से अधिक अंडर एल्फों को कोई कार्य देना रुद्र प्रताप के लिए बहुत आसान कार्य था। आखिरकार वह अकेले विजेता थे और पूरी 9वीं मंजिल उनके अधीन थी। लेकिन रिक्षाशा ने तुरंत सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कि वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकती। उसने कहा, वे पशु की तरह पाले गए हैं और उनमें सोचने की क्षमता उतनी नहीं है। इसलिए अवसर शब्द उनके लिए उचित नहीं है, लेकिन वे उपयोगी होंगे। लगता है तुम्हारे मन में कुछ विचार है, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। कृपया उन्हें गहरी मंजिलों की जासूसी में लगा दीजिए। स्वामी के बहुमूल्य नागाओं को व्यर्थ न खोइए। इन नश्वर प्राणियों का उपयोग कीजिए। इसमें निश्चित रूप से बलिदान होंगे, लेकिन परिणाम भी आएंगे। रिक्षाशा ने कहा। तुम व्यवहारिक हो, लेकिन फिर भी क्या वे तुम्हारे कबीले के सदस्य नहीं हैं? रुद्र प्रताप ने पूछा। स्वामी की महिमा के लिए मैं न केवल अपने कबीले के सदस्यों बल्कि अपनी आत्मा को भी बलिदान करने को तैयार हूँ, रिक्षाशा ने उत्तर दिया। सच में, जबकि रुद्र प्रताप ने उथर के लालच वाले स्लाइम्स को 11वीं मंजिल की जासूसी के लिए भेजा था, जानकारी जुटाना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। स्लाइम्स उनके मूल मंजिल से बहुत दूर होने के कारण मरने लगे थे और कई को युद्ध में मार दिया गया। इसलिए रिक्षाशा का प्रस्ताव वास्तव में आकर्षक था, लेकिन वे इतने डरपोक हैं, मैं उनका उपयोग कैसे कर सकता हूँ? रुद्र प्रताप ने पूछा। यहाँ तक कि जानवरों का भी परिवार होता है, इसलिए उनके बीच मात्र पितृ प्रेम का भी विचार मौजूद होता है, रिक्षाशा ने शुरू किया। तुम क्या कहना चाहती हो? जब मैंने अपने कबीले के सदस्यों की तलाश शुरू की तो मैंने उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जिनके परिवार पूरे थे। रिक्षाशा को अपना बाकी कथन पूरा करने की जरूरत नहीं थी। वह ये सुझाव दे रही थी कि अंडर एल्फों को उनके परिवारों के कैदी बनाकर उनकी मृत्यु पर भेजा जाए। रुद्र प्रताप थोड़े चौंक गए कि रिक्षाशा ने अपने ही कबीले के प्रति इतनी कठोरता और क्रूरता दिखाए। उन्होंने कहा, फिर भी वे तुम्हारे कबीले के सदस्य हैं। यदि तुम कहो तो मैं उन्हें सुरक्षित और संरक्षित स्थान प्रदान कर सकता हूँ। लेकिन रिक्षाशा ने सिर हिलाकर इनकार किया। जो अपने मूल्य को साबित करने में असमर्थ हैं, वे स्वामी की कृपा और दया के लायक नहीं हैं। कृपया उन्हें अपने पशुओं की तरह मानिए। रुद्र प्रताप ने रिक्षाशा को घूरा, लेकिन स्पष्ट था कि वह सचमुच वही कहना चाहती थी। जब उसने उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय देखा, तब उसे याद आया कि जब वह अंडर एल्फ में विकसित हुई थी तो जो संदेश दिखाई दिए थे वे सच थे। यह अंडरवर्ल्ड की घुमंतु योद्धा तब तक गर्व नहीं जानती थी जब तक उसने राजा की सेवा शुरू नहीं की और अपनी पूर्ण निष्ठा नहीं दी। उसका गर्व अब अपने राजा की महिमा और विजय को सम्मानित करने में निहित है, और वह किसी भी आदेश को पूरा करने में रुकावट नहीं मानेगी। चाहे आदेश कितना ही नीच और गंदा क्यों न हो, उसके लिए इससे बड़ी महिमा नहीं हो सकती। विशिष्ट क्षमता, निष्ठा और सेवा प्राप्त हुई। वह अपने राजा के आदेशों को पूरा करने में सच्चा आनंद और प्रसन्नता पाती है। अपने राजा के आदेश पर वह किसी भी प्राणी को, चाहे मित्र हो या शत्रु, बिना झिझक मारेगी। जैसा कि संदेशों में कहा गया था, उसने अपने कबीले के सदस्यों को उनके मरने के लिए अग्रसर करने में कोई झिझक नहीं दिखाई, केवल किले की वृद्धि के लिए।
हम लौटने के बाद निर्णय लेते हैं। रुद्र प्रताप ने ड्रैगन नाइट्स को कोई विशेष निर्देश नहीं दिया। यदि अंडर एल्फ जीवित रहना चाहते हैं और किले को अपना नया घर मानते हैं तो उन्हें दृढ़ता से ड्रैगन नाइट्स के पीछे चलना होगा। हालांकि ये कहना आसान था, करना मुश्किल। नागा ड्रैगन नाइट्स अपनी तेज गति और अप्रत्याशित चालों के लिए जाने जाते थे, यहाँ तक कि 9वीं मंजिल पर भी रुद्र प्रताप केवल उन्हीं अंडर एल्फों को स्वीकार करने को तैयार थे जो उनके कदम से मेल खा सकें। तभी वह उन्हें 11वीं मंजिल पर भेजने या अन्य कार्य सौंपने के बारे में सोच सकते थे, जबकि उन्हें अस्थायी आश्रय भी प्रदान कर दिया गया था। जैसा स्वामी चाहे। रिक्शाशा ने संभवतः महसूस किया कि उसने अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक कदम बढ़ा लिया और उसने गहरी नतमस्तकता दिखाई। रुद्र प्रताप ने कुछ क्षणों के लिए उसे चुपचाप देखा, फिर आगे बढ़ते हुए कहा, आइए पहले मार्कस की भूल भुलैया से निपटते हैं। जब तक इसे बिना प्रबंधक के छोड़ा जाएगा, ये और अधिक कीट पतंगियों को आकर्षित करेगा। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। अब तुम सभी स्वतंत्र हो। स्पाइडर मोरपंखी ने ये वाक्य कहा और शून्य में विलीन हो गया, लेकिन सुरंग खोदने वाले मजदूरों में से कोई भी आसानी से अपनी राह नहीं पकड़ सका। उनके लिए ये संकरी, गंदी और अंधेरी अंडरवर्ल्ड और मुर्गी खाने जैसी उनकी बिस्तरें ही पूरी दुनिया थीं। जब पहली बार उन्हें स्वतंत्रता का स्वाद मिला तो वास्तव में वे असहज महसूस करने लगे। अपने जीवन में पहली बार उनके पास कोई ऐसा नहीं था जो उन्हें ये बताता कि उन्हें क्या करना है। उनके हाथ बेचैन होकर हिल रहे थे, शरीर अनिश्चितता में मचल रहा था और उनके मन में केवल यही सवाल था, अब आगे क्या करना है। उद्देश्य खो जाने के कारण उनके दोनों हाथ नग्न और खाली महसूस हो रहे थे। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि उन्होंने एक गहन समझ और आत्मबोध प्राप्त किया। स्पाइडर पर्यवेक्षक अब उन्हें आदेश नहीं देंगे, और इसका मतलब ये था कि अब उन्हें दिन भर मजदूरी करने के बदले दिए जाने वाले भयानक भोजन को भी खाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। एक एक कर सुरंग खोदने वाले खड़े हुए, उनके चेहरे पर निर्विकार भाव और दृष्टि के साथ उन्होंने अपने आसपास के वातावरण को आखिरी बार देखा और फिर भूल भुलैया के बाहरी छोर की ओर बढ़ने लगे। रुद्र प्रताप एक पल के लिए स्थिर खड़े रहे और फिर अनिच्छा के साथ बाकी मजदूरों का अनुसरण करने लगे। जब उनके जीवन में एक उद्देश्य और दैनिक कार्य था, तब वे थके हुए होते थे, लेकिन मन में एक अजीब शांति महसूस होती थी। हालांकि यह शांति झूठ और धोखे पर आधारित थी, फिर भी वह वर्तमान स्थिति की तुलना में कहीं बेहतर थी। इसलिए उनके कदम पहले से भारी लग रहे थे। रुद्र प्रताप, चलो। अचानक किसी ने उनका हाथ पकड़ा। जब उन्होंने देखा कि उनका मोटा और खुरदुरा हाथ किसी छोटे फीके हाथ में फंस गया है, तो रुद्र प्रताप ने पहली बार किसी भाव व्यक्त किया। इस हाथ को कभी मत छोड़ना। लड़की ने बिना झिझक उनके हाथ को पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा। सोही की निर्मल श्वेत मुस्कान सुरंग खोदने वाले मजदूर के लिए बिल्कुल असामान्य थी। रुद्र प्रताप अपनी चिंता को भूल गए और मुस्कुराते हुए उनका हाथ मजबूती से पकड़ा। चलो, सोही ने फिर से दोहराया और उन्हें देखते हुए आगे बढ़ी। रुद्र प्रताप ने उसका छोटा नाजुक हाथ थामे रखा, जैसे वह कोई दैवीय प्राणी हो। सुरंग लगातार आगे बढ़ती रही। अंततः यह अंडरवर्ल्ड के एक बड़े मार्ग से जुड़ गई और कुछ चौड़ी हो गई। यही एकमात्र अंतर था, लेकिन पूरे माहौल में बदलाव स्पष्ट था। अंडरवर्ल्ड की अंधकारपूर्ण भयावहता वही थी और ठंडी जमीन पर अज्ञात कंकाल के टुकड़े बिखरे पड़े थे। फिर भी रुद्र प्रताप को सहज महसूस हुआ कि हवा में कुछ अलग है। यह मृदु अंधकार था, लेकिन कोई भारीपन या घुटन नहीं थी जो उनके सीने को कसता। जब वे थोड़ी आगे बढ़े, रुद्र प्रताप को एहसास हुआ कि इसका कारण यह है कि वे भूल भुलैया के क्षेत्र से बाहर निकल चुके थे। अब से हमें सतर्क रहना होगा। यहाँ ऐसे राक्षस हैं जो केवल अपनी पशुवत प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं। सुरंग खोदने वाला होने के बावजूद सोही अंडरवर्ल्ड की परिस्थितियों में बाकी सभी से अधिक ज्ञानी लग रही थी। अंदर भी कई राक्षस थे, रुद्र प्रताप ने कहा। यह अलग है। स्पाइडर पर्यवेक्षक केवल गुलाम चलाने के लिए थे, लेकिन ये राक्षस केवल हमें खाने के लिए मौजूद हैं, सोही ने कहा, और वह सही थी। अंडरवर्ल्ड उनके पक्ष में नहीं था। वे यहाँ के सबसे छोटे और कमजोर प्राणी थे और किसी भी राक्षस के लिए आसान शिकार थे। जब राक्षस उन्हें पाते तो वे अपनी जबड़ों को खोलते हुए अगली भोजन की प्रतीक्षा में लार टपकाने लगते। कभी पीछे मत देखना। जब वे अपनी पूरी शक्ति से दौड़ रहे थे, सोही लगातार यह शब्द दोहराती रही। रुद्र प्रताप आज्ञा पालन करते हुए दौड़ते रहे। जब राक्षसों की गीली भारी सांसें उनके गले पर महसूस हुईं, तब भी उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने केवल सोही की ओर देखते हुए आगे बढ़ते रहे। कभी कभी वे अन्य सुरंग खोदने वाले मजदूरों से टकरा जाते, और हर बार जब ऐसा होता, रुद्र प्रताप दिल से उनका उत्साही अभिवादन करता। लेकिन किसी कारणवश सोही अन्य मजदूरों के प्रति सतर्क और सावधान रहती। जब भी उनका सामना होता, वह एक शब्द भी नहीं बोलती, केवल तेजी से आगे बढ़ती, जैसे उन्हें देख ही न रही हो। कुछ समय बाद रुद्र प्रताप को इसका कारण समझ आया। सुरंग खोदने वाले मजदूर अंडरवर्ल्ड के खाद्य श्रृंखला के सबसे निचले स्तर पर थे। रोजाना खाने पीने की वस्तुएं ढूंढना उनके लिए कठिन था।
और उनमें से कुछ ने अपेक्षाकृत जल्दी शिकार करना सीख लिया था। कुर्ग, कब उसने इतनी चुपके से हमला किया? एक सुरंग खोदने वाला रुद्रप्रताप के पास सोते समय आ गया, लेकिन अचानक अपने गर्दन में फंसी हड्डी के तेज टुकड़े को पकड़कर चिल्लाने लगा। बहन, रुद्रप्रताप ने अपनी आंखें रगड़ते हुए कहा। सोही ने बिना शब्द कहे रुद्रप्रताप को गले लगा लिया। फिर बोली, अब से किसी पर भरोसा मत करना, सिर्फ मुझ पर भी नहीं। नहीं, मुझ पर भी नहीं, केवल अपने आप पर भरोसा करना सीखो, समझे? रुद्रप्रताप उसका अर्थ समझ न सके, लेकिन उसने मानो समझा हो वैसा सिर हिलाया। पीछे से एक ठंडी हवा चली और उसने देखा कि सुरंग खोदने वाले के हाथ में कुछ धारदार है। अंडरवर्ल्ड विशाल था, अनंत अंधकार और लगातार हमले डरावने थे, लेकिन भूख से डरना और भी भयानक था। बस थोड़ी देर और सहना। समय के साथ सोही पतली होती गई क्योंकि भूख ने उसके पेट को अंदर की ओर खींच दिया। फिर भी वह रुद्रप्रताप को अपनी पीड़ा में सांत्वना देती रही। रुद्रप्रताप ये सोचने लगे कि क्या उन्हें भूल भुलैया में वापस लौट जाना चाहिए। शरीर भारी होने लगा और दृष्टि धुंधली होने लगी। फिर भी सोही की चाल नहीं रुकी। रुद्रप्रताप उसके गर्म हाथ को थामे रहे और पीछे शिकायत किए बिना उसके साथ चलते रहे। भूख के बावजूद रुद्रप्रताप ने सुरंग के किनारे एक और थका हुआ मजदूर देखा। उसका शरीर पतला और थका हुआ था। वह रुद्रप्रताप और सोही की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन अचानक उसके हाथ झुक गए और सिर बेहोशी में गिर गया। उसने पूरी तरह सांस लेना बंद कर दिया। मृत मजदूर को देखकर रुद्रप्रताप के अंदर अजीब सा भाव आया। शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, फिर भी वह उसे किसी तरह आकर्षक लगा। नहीं, हम इंसान हैं, सोही ने कहा। बस एक वाक्य ने रुद्रप्रताप को होश में ला दिया। उनके आंखों के सामने उन पुरानी लड़कों का चेहरा चमका जो कभी उनके लिए मरे थे, और उन्हें गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई। ठीक है, सब ठीक है, सोही ने उन्हें मजबूती से गले लगाया। रुद्रप्रताप ने निराशा में सिर झुकाया, लेकिन अजीब तरह से उसे सांत्वना मिली और वह रोने लगे। उस समय रुद्रप्रताप को पता चला कि क्यों सोही उन्हें अन्य मजदूरों से सतर्क रहने को कहती रही और क्यों वह हमेशा उनसे सावधान रही। साथ ही एक और सवाल उनके मन में आया, उसने ये सब पहले से कैसे जान लिया? वे दोनों सुरंग खोदने वाले के जीवन जी रहे थे, फिर भी ऐसा प्रतीत होता था कि उसने ये सब पहले ही अनुभव कर लिया था। अंततः रुद्रप्रताप ने सोही से प्रश्न किया, लेकिन उसने एक शब्द भी बोले बिना केवल पीछे मुड़कर देखा। उस दिन के बाद रुद्रप्रताप की जीवित रहने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। उन्होंने सुरंगों में उगने वाली अज्ञात काई को खाया और अज्ञात बदबूदार कच्चा मांस भी बिना हिचकिचाहट के निगल लिया। वे हमेशा भोजन और पानी सुरक्षित करने के लिए गतिशील रहते। शायद यही कारण था कि यह हुआ। रुद्रप्रताप लालच में आकर अंडरवर्ल्ड के शिकारी विशाल पक्षियों के मूल्यवान अंडों पर झपटा। ये वास्तव में मूर्खतापूर्ण था। जब उसने अपनी गलती समझी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहन, मुझे माफ करना, मुझे सच में खेद है। विशाल पक्षियों ने अपने पंख फैलाए और धमकी भरे स्वर में गरजते हुए रुद्रप्रताप और सोही को घेर लिया। लेकिन सोही में कोई क्रोध नहीं था। वह उसे कसकर गले लगी और बोली, ठीक है, हम अभी भी बच सकते हैं। शिकारी चारों ओर से घेरते हुए भी वह मुस्कुरा रही थी। रुद्रप्रताप ये समझ नहीं पा रहे थे कि उसके मन में वास्तव में क्या चल रहा था। नहीं, हम बच नहीं सकते, उसकी आवाज़ अनायास निकल गई और उसमें केवल निराशा और कटुता थी। जब उसे यह एहसास हुआ तो वह भ्रमित और भयभीत हो गया। विशाल पक्षी किसी भी क्षण अपने चोंच से हमला कर सकते थे, फिर भी सोही हार मानने को तैयार नहीं थी और रास्ता खोज रही थी। लेकिन पूरी परिस्थिति रुद्रप्रताप के लिए बहुत दूर की लग रही थी। अब वह समझ गया कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। ये सब उसके अतीत की स्मृतियां थीं, किसी ऐसे व्यक्ति की छाया जिसे वह भूल नहीं सकता था, लेकिन फिर भी अपनी स्मृति से मिटाने की कोशिश कर रहा था। ये केवल एक सपना था। युवा और मासूम आवाज़ गायब हो गई और उसकी जगह एक ठंडी, कटु आवाज़ ने ले ली। रुद्रप्रताप ने महसूस किया कि वह एक दुष्स्वप्न में फंस चुका है। मैं केवल थोड़ी देर और निरीक्षण करना चाहता था, लेकिन तुम अपेक्षा से जल्दी जाग गए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण। अचानक पीछे से एक अजीब शांति वाली आवाज़ आई और उस समय पूरी दुनिया टूटकर बिखर गई। रुद्रप्रताप ने ठंडी दृष्टि से बिखरे टुकड़ों में सोही के प्रतिबिंब को देखा और कहा, ऐसा जारी रखा तो तुम्हारे लिए मज़ा नहीं रहेगा। मैंने पहले ही कहा है, ये केवल तुम्हारे मिलने की एक शर्त है। इसके पीछे कोई अन्य अर्थ नहीं है। रुद्रप्रताप गुर्राए, उसका दिल कसते हुए आखिरी टुकड़े बिखरते हुए देख रहा था। शायद तुम्हें अपना स्थान ही भेज देना चाहिए और यह मूर्खतापूर्ण मजाक बंद करना चाहिए। तुम्हें अब तक पता होना चाहिए, है ना? 11वीं मंजिल की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। रुद्रप्रताप ने डेनारियन की ओर तीव्र दृष्टि डाली, जो जैसे कोई चालाक और घिसा पिटा व्यक्ति चुपचाप बातें कर रहा था। उसने अपनी आत्मा फिर से संजोते हुए संतुलन पाया। क्या हुआ? 11वीं मंजिल क्यों हार रही है? उसने पूछा। जितना उसे पता था, 11वीं मंजिल के काउंट्स ने शांति के समय भी अपनी शक्ति लगातार बढ़ाई थी, 10वीं मंजिल के बैरन की तुलना में। फिर भी
ऐसा क्या हुआ कि वे इतनी आसानी से अन्य अंडरवर्ल्ड की सेनाओं से पराजित हो गए? शत्रु हमसे मजबूत हैं, बस इतना ही और कुछ नहीं। डेनारियन का चेहरा बदलता नहीं था, जैसे वह किसी और की बात कर रहा हो। तो कोई समाधान नहीं? रुद्र प्रताप ने कहा। है, मैं तुम्हारे पास उपाय सुझाने के लिए आया हूं, है ना? डेनारियन ने उत्तर दिया। बेकार की बातें बंद करो। यदि तुम मेरे पास आने का कारण बता रहे हो तो सीधे मुद्दे पर आओ। रुद्र प्रताप का रवैया डेनारियन के लिए उचित सम्मान नहीं था, जो 11वीं मंजिल का काउंट था। लेकिन डेनारियन को फर्क नहीं पड़ा और उसने कहा, तुम्हारी मदद चाहिए। मैं अपनी सेना 11वीं मंजिल पर नहीं भेजूंगा। स्थिति से देखा जाए तो युद्ध 9वीं मंजिल से बहुत दूर नहीं है। मैं सिर्फ एक नीच विजिकाउंट हूँ। मेरे पास केवल अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त साधन हैं। रुद्र प्रताप ने उत्तर दिया। मैं तुम्हारी सेना की बात नहीं कर रहा। तो रुद्र प्रताप ने सोचा कि डेनारियन अपनी सेनाओं की मदद मांग रहा है। इसका अप्रत्याशित उत्तर उसे और अधिक सतर्क कर गया। जरूरत तुम्हारी सेना की नहीं है, बल्कि तुम्हारी व्यक्तिगत शक्ति की है। रुद्र प्रताप द्वारा बार बार सीधे मुद्दे पर आने को कहे जाने के बावजूद डेनारियन जानबूझकर बात को घुमा रहा था। ये देखकर रुद्र प्रताप की भौहें तन गईं और उसने कठोर स्वर में उससे और स्पष्ट उत्तर की मांग की। अंततः देवनारायण ने धीमे किंतु अर्थपूर्ण स्वर में कहा, यदि बिल्कुल सटीक शब्दों में कहूं तो हमें तुम्हारी सेना नहीं, बल्कि तुम्हारा नाम और तुम्हारी वह उपाधि चाहिए, अपराजित सेनानायक। ये सुनकर रुद्र प्रताप ने क्षण भर के लिए गहरी सांस ली और फिर बोला, तो तुम्हें मेरे वर्धनकारी प्रभाव चाहिए? देवनारायण ने बिना झिझक उत्तर दिया, हाँ, मुझे नहीं, हम सबको अपराजित सेनानायक के वही वर्धनकारी प्रभाव चाहिए। अब सारी बातें आपस में जुड़ती चली गईं। अपराजित सेनानायक की शक्ति वह थी जो अपने साथियों की सामूहिक क्षमता को निरंतर बढ़ाती चली जाती थी, एक ऐसा लाभ जो किसी भी युद्ध का रुख बदल सकता था। किंतु रुद्र प्रताप ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी यह शक्ति केवल उन्हीं पर कार्य करती है जो मेरे अधीन हैं, जो मेरे किले और मेरी भूल भुलैया के भीतर रहते हैं। तुम पर या अन्य गणों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये प्रभाव उस सीमा से बंधा हुआ था और चाहे कोई भी कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, वह सीमा लांघ नहीं सकता था। देवनारायण ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम क्या सोचते हो, हमें ये ज्ञात नहीं था। हम में से कई कभी स्वयं भी अपराजित रह चुके हैं। क्या? ये सुनते ही रुद्र प्रताप की आंखें फैल गईं। देवनारायण ने सहज भाव से आगे कहा, इसमें कोई असाधारण बात नहीं है। अपराजित रहना कोई चमत्कार नहीं, हर योद्धा अपनी पहली हार तक अपराजित ही रहता है। हम गण भी कभी ऐसे ही थे, किंतु युद्ध लंबा खींच गया और हारें जुड़ती चली गईं। यह उत्तर रुद्र प्रताप को भीतर तक हिला गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस उपाधि को वह स्वयं के लिए विशिष्ट मान बैठा था, वह वास्तव में परिस्थितियों की उपज मात्र थी। विजय पर विजय, बस यही शर्त थी। पीछे मुड़कर देखने पर यह अजीब भी नहीं लगा कि और लोग भी कभी अपराजित रहे होंगे। ये जानकर उसे अपनी ही अज्ञानता पर हल्की लज्जा हुई। देवनारायण चुपचाप उसे देखता रहा, मानो उस क्षण का आनंद ले रहा हो। फिर बोला, हम उपाय निकाल लेंगे, तुम्हें बस निर्णय लेना है। और यदि मैं मना कर दूं? रुद्र प्रताप ने पूछा, तो कोई और मार्ग खोजा जाएगा। देवनारायण ने अत्यंत शांत स्वर में कहा। इतनी गंभीर स्थिति में भी उसका यह निष्प्रिय व्यवहार रुद्र प्रताप को खटक गया। जब उसने इस पर प्रश्न उठाया तो उत्तर मिला, युद्ध में केवल शक्ति ही विजय तय नहीं करती। उसकी दृष्टि रुद्र प्रताप में गहराई तक उतर गई। यदि केवल शक्तिशाली ही जीवित रहते तो क्या तुम आज यहाँ खड़े होते? इस एक वाक्य ने रुद्र प्रताप को मौन कर दिया। वह जानता था वह कभी सबसे शक्तिशाली नहीं रहा, अक्सर वह कमजोर पक्ष में रहा, फिर भी हर बार आगे बढ़ता चला गया। देवनारायण ने आगे कहा, गहरे तल के गण भी सदा अनुकूल स्थिति में नहीं रहे, तो ये पहला युद्ध नहीं है? रुद्र प्रताप ने पूछा। देवनारायण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हम ही वे हैं जिन्होंने अधोलोक के 10 प्राचीन स्वामियों को अपदस्थ किया था। रुद्र प्रताप झटके से जाग उठा। स्वप्न की धुंध छट चुकी थी और वास्तविकता अपनी पूरी कठोरता के साथ सामने खड़ी थी। सेनानायक, उसने बुदबुदाया। उसे आश्चर्य हुआ कि देवनारायण उसे स्वयं की एक टुकड़ी सौंपने को तैयार था। ऐसी टुकड़ी जिसमें प्रत्येक गण की सर्वश्रेष्ठ सेनाएं सम्मिलित होंगी। शर्तें असाधारण थीं। वह टुकड़ी सदा के लिए उसकी होगी। 11वें तल पर एक अस्थायी भूल भुलैया बनाई जाएगी जो युद्ध के पश्चात उसकी जागीर बन जाएगी। अब वह समझ चुका था, गण आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे। वे चाहते थे कि कोई बाहरी व्यक्ति युद्ध का भार उठाए। वे उसे एक औजार समझ रहे थे। रुद्र प्रताप के होंठों पर ठंडी मुस्कान फैल गई। रोचक, वह शिकार का कुत्ता नहीं था, वह राक्षस था जो नरक से निकलकर जीवित लौटा था। उसने उठकर अपने कक्ष से बाहर निकलते हुए महेश्वर सिंह और अन्य प्रमुखों को बुलाया और केवल इतना कहा, युद्ध प्रारंभ होता है। उस एक वाक्य से पूरी भूल भुलैया की हवा बदल गई। कुछ समय पश्चात जब वह अपनी योजना गढ़ रहा था, वातावरण अचानक सघन हो उठा। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। तभी
कुकरुकुम, एक भयानक अपशकुनी स्वर गूंजा। दामिनी डोमिनिक का चेहरा पीला पड़ गया। ये हेमराज हाइमडल है। भोर के दुर्भाग्यशाली मुर्गे की बांध के साथ ही युद्ध संरक्षकों की गर्जना ने पूरे अधोलोक को हिला दिया। युद्ध आरंभ हो चुका था। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। भोर के मुर्गे की बांध किसी साधारण पुकार जैसी नहीं थी, बल्कि वह एक चीख के समान थी, ऐसी भयावह चीख जिसने पूरे अधोलोक की शून्य और असीम अंधकार में रिक्तता को चीर डाला। हेमराज हाइमडल की विकराल और अमंगलकारी आवाज़ हर दिशा में गूंज उठी, मानो स्वयं अधोलोक ने कराहते हुए युद्ध की घोषणा कर दी हो। उस अशुभ स्वर को सुनते ही रुद्र प्रताप के हृदय में एक अनकही आशंका साकार हो गई। उसे बिना किसी संदेह के ज्ञात हो गया कि जिस भय को वह अब तक टालने की कोशिश कर रहा था, वह अंततः सत्य बन चुका था। उसने एक क्षण की भी देरी किए बिना आदेश दिया, भूल भुलैया की समस्त सीमाओं को तुरंत सुदृढ़ किया जाए और रेंजर दस्तों को चारों दिशाओं में भेजा जाए ताकि स्थिति का सही आकलन किया जा सके। विजेता की यह भूल भुलैया केवल पत्थर और जादुई संरचनाओं से निर्मित नहीं थी, यह असंख्य नागाओं और उनके शत्रुओं के रक्त से बनी हुई एक चलती फिरती दुर्गंधरी थी। इसलिए युद्ध की तैयारी में नागाओं को अधिक समय नहीं लगा। कुछ ही क्षणों में पूरी भूल भुलैया की परिधि अभेद्य सुरक्षा कवच से ढंक गई और अनगिनत नागा योद्धा तथा अधोएल्फ रेंजर चारों ओर गश्त करने लगे, आने वाले आक्रमण के लिए पुनर्तः सजग। इसी के साथ रुद्र प्रताप ने 9वें तल के अन्य सभी भूल भुलैया स्वामियों को चेतावनी संदेश भेजा कि वे किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें। किंतु नागा दुर्ग की तुलना में उनकी प्रतिक्रिया अत्यंत धीमी थी। चेतावनी प्राप्त करने के बावजूद उन्होंने स्थिति की भयावहता को तब तक नहीं समझा जब तक बहुत देर नहीं हो चुकी थी। अचानक एक के बाद एक भयावह सूचनाएं उभरीं। श्वेतपात दानवों का राजा गोलोतुस मारा गया। उसकी भूल भुलैया पुनर्तः नष्ट हो चुकी है। एक नेत्र छिपकलियों का राजा परनारियस मारा गया। अधीनता संधि भंग हो चुकी है। अब तुम परनारियस की भूल भुलैया पर अपना समस्त प्रभाव खो चुके हो। हरित बौनों का राजा आप्तोस मारा गया। उसकी भूल भुलैया नष्ट कर दी गई है। केवल एक पल में 3 भूल भुलैयाएं समाप्त हो चुकी थीं। विनाश इतना अचानक था कि स्वयं रुद्र प्रताप और नागा सेना भी प्रतिक्रिया नहीं दे सके। हरामजादे, रुद्र प्रताप के मुंह से अनायास ये शब्द निकल पड़ा। उसका क्रोध उन लोगों पर था जिन्होंने उसकी चेतावनी को हल्के में लिया, हालांकि वे अब इस संसार में जीवित भी नहीं थे। उसने कठोर स्वर में पूछा, दुश्मनों के बारे में कोई जानकारी? रेंजर क्या कर रहे हैं? दामिनी डोमिनिक ने उत्तर दिया, कृपया कुछ समय दीजिए स्वामी, समाचार शीघ्र आना चाहिए। हम रेंजरों को उनकी सीमा तक धकेल रहे हैं। रुद्र प्रताप की भौहें सिकुड़ गईं। केवल रेंजर पर्याप्त नहीं हैं। ड्रैगन नाइट्स को तैनात करो। जितना अधिक मैं सोचता हूँ उतना ही मुझे रेंजरों को लेकर अनिष्ट की अनुभूति हो रही है। यद्यपि नष्ट हुई भूल भुलैयाएं 9वें तल की सबसे निम्न श्रेणी की थीं, फिर भी वे इतनी कमजोर नहीं थीं कि इतनी शीघ्र नष्ट हो जाएं। वे भी 9वें तल के स्वामी थे, निम्न तल के सबसे गहरे छोर का हिस्सा। और फिर भी सहायता मांगने से पहले ही उनका मिट जाना ये स्पष्ट कर रहा था कि आक्रमणकारी अत्यंत नृशंस और निर्दयी थे। काश हमें थोड़ा और समय मिल गया होता, रुद्र प्रताप ने दांत भींचते हुए बुदबुदाया। यदि उसे कुछ और समय मिल जाता तो वह एक पूर्ण और अटूट रक्षा व्यवस्था खड़ी कर सकता था, परंतु समय कभी भी उसका मित्र नहीं रहा। उसी क्षण, स्वामी, रेंजर लौट आए हैं, दामिनी ने पुकारा, उन्हें यहाँ लाओ। रुद्र प्रताप ने आदेश दिया, किंतु अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। वे बहुत अधिक घायल हैं। नागा पुजारी उन्हें जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु स्थिति अत्यंत गंभीर है। ये सुनते ही रुद्र प्रताप सिंहासन छोड़कर स्वयं वहां पहुंचा। मैं मेरे राजा, घायल रेंजर, एक अधो एल्फ युवती कांपती आवाज में बोली। उसे रिक्षाशा के आदेश पर भेजा गया था। उसका शरीर रक्त से लथपथ था और उसका एक हाथ मानो किसी दानव ने कुतरकर अलग कर दिया हो। नागा पुजारी मौन थे। वे जानते थे अंत निकट है। अधो एल्फ रेंजर भी यह जानती थी। इसलिए उसने अपने दर्द की परवाह किए बिना जो कुछ उसने देखा था सब कुछ रुद्र प्रताप को बता दिया। चेहरे कुचले हुए, अंग मुड़े हुए, वे सामान्य प्राणी नहीं हैं। वे असामान्य रूप से हिंस्र और क्रूर हैं। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मानो वह किसी महामारी ग्रस्त राक्षसों का वर्णन कर रही हो। उसने बताया कि शत्रुओं ने रेंजरों को तुरंत पहचान लिया, घेर लिया और जीवित ही खा डाला। बचने का कोई अवसर नहीं मिला। मैं शपथ लेती हूँ, ये प्राणी पहले कभी अधोलोक में नहीं देखे गए। उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। अंतिम सांसों में उसने कहा, मेरे राजा, यदि यह बलिदान मूल्यवान सिद्ध हुआ हो तो कृपा कर मेरे कबीले पर दया दिखाए। रुद्र प्रताप ने गंभीरता से सिर झुकाया। तुम्हारा बलिदान तुम्हारे कबीले को शांति देगा। धन्यवाद मेरे राजा। और उसका सिर ढलान पर गिर पड़ा। रुद्र प्रताप ने कुछ क्षण उस निश्चल देह को देखा, फिर आदेश दिया, शरीर को कोई क्षति न पहुंचे, इसे सम्मान सहित उसके कबीले को सौंपा जाए। कुछ ही देर में नागा जादूगरों ने उसके शरीर को संरक्षित कर दिया। अन्य अधो एल्फ उसे मौन में ले गए। इसके बाद रुद्र प्रताप ने कठोर स्वर में कहा,
अब स्पष्ट है कि रेंजरों की गुप्त क्षमता व्यर्थ है। उनके अभियानों को सीमित करो। अब से केवल ड्रैगन नाइट्स आगे भेजे जाएंगे। वह जानता था ये शत्रु वही थे जिन्होंने 11वें तल को नरक बना दिया था। तो 9वां तल भी। दामिनी का स्वर कांप उठा। नरक बन जाएगा। रुद्र प्रताप ने वाक्य पूरा किया। और ठीक उसी क्षण किले की बाहरी सीमा पर गश्त कर रहे ड्रैगन नाइट्स युद्ध में उलझ चुके हैं। रुद्र प्रताप ने शेष ड्रैगन नाइट्स को तैयार रखा और स्वयं आगे बढ़ा। जैसे ही वह किले से बाहर निकला, घृणा और दुर्भावना की एक असहनीय लहर ने उसे जकड़ लिया। सावधान रहो, उसने गरज कर आदेश दिया। किंतु जब वे युद्धस्थल पर पहुंचे, सब कुछ समाप्त हो चुका था। जहां उसके योद्धा होने चाहिए थे, वहां केवल अज्ञात राक्षस थे। चबाने की कर्कश आवाजें, सड़ी त्वचा, विकृत अंग। एक राक्षस सड़े हुए दैत्य के समान कुछ नीला चबा रहा था। तभी एक कुचला हुआ नीला अग्रभाग जमीन पर गिरा। ड्रैगन नाइट का हाथ। तुम कमीनो! रुद्र प्रताप दहाड़ उठा और पागलपन से टूट पड़ा। नीली ज्योति उसकी आंखों से फूट पड़ी। सबको मार डालो! ड्रैगन नाइट्स गरजते हुए टूट पड़े। काटे जाने के बाद भी राक्षस उठ खड़े होते रहे। अंततः जब वे पहचान से परे कुचले जा चुके, तब युद्ध समाप्त हुआ। रुद्र प्रताप ने गहरी सांस ली। यदि समाधान नहीं मिला तो 9वां तल नष्ट हो जाएगा। दामिनी का चेहरा कठोर हो गया। तभी रुद्र प्रताप बोला, एक मार्ग है। आप कहना चाहते हैं? उसकी आंखों में ठंडा निश्चय चमका। हम पोर्टल का उपयोग करेंगे। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। रुद्र प्रताप के शब्दों के साथ ही सभा कक्ष में एक गहरी सघन निस्तब्धता फैल गई, मानो स्वयं अधोलोक भी ये सुनकर सांस रोक चुका हो। पोर्टल, ये शब्द जितना साधारण प्रतीत होता था, उतना ही भयावह और विनाशकारी अर्थ अपने भीतर समेटे हुए था। यह कोई सामान्य मार्ग नहीं था, बल्कि वह दरार थी जिसके माध्यम से संपूर्ण भूल-भुलैयाएं एक दूसरे से जोड़ी जा सकती थीं, चाहे उसकी कीमत अस्तित्व का संतुलन ही क्यों न हो। दामिनी ने कुछ क्षणों तक रुद्र प्रताप के चेहरे को देखा। उसके भाव स्पष्ट थे। यह कोई आवेगपूर्ण निर्णय नहीं था, बल्कि वह अंतिम दांव था जिसे सोच समझकर खेला जा रहा था। यदि पोर्टल सक्रिय किया गया, उसने धीमे किंतु चिंतित स्वर में कहा, तो 9वें तल की समस्त भूल-भुलैयाओं का स्थानिक संतुलन टूट जाएगा। शत्रु भी उसी मार्ग से हमारे भीतर प्रवेश कर सकता है। रुद्र प्रताप की आंखों में कठोर निश्चय उतर आया। यदि हम अलग अलग रहेंगे तो एक एक कर मारे जाएंगे, उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। लेकिन यदि सबको एक ही बिंदु पर समेट दिया जाए, तो चाहे नरक ही क्यों न बन जाए, हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। उसके शब्दों में भय नहीं था, केवल गणना थी, निर्मम, स्पष्ट और अंतिम। महेश्वर सिंह को बुलाओ, रुद्र प्रताप ने आदेश दिया। कुछ ही देर में महेश्वर सिंह, भूल-भुलैया प्रबंधक, भारी कदमों से कक्ष में प्रविष्ट हुआ। उसके चेहरे पर वर्षों का अनुभव और अनगिनत युद्धों की छाया स्पष्ट झलक रही थी। स्वामी, उसने सिर झुकाकर कहा, मैं पोर्टल कक्ष की स्थिति से आपको अवगत करा दूं।